Hello everyone, welcome to Vanti classes. My name is Manjeet Bhardwaj. I'm your chemistry lecturer. आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का लास्ट एंड करेंगे बेटा। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इस तरह की कुछ चीजें और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इनको खत्म करेंगे। क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब भी जनरल क्वेरीज हम इसके अंदर लेने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन एनसीईआरटी सबसे पहले खत्म करेंगे। उसके बाद एडवांस लेवल के दो क्वेश्चन उठाएंगे अगर टाइम रहा तो। अगर टाइम नहीं होगा मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा, सॉल्यूशन के साथ में एडवांस लेवल दूंगा। वो क्वेश्चंस आप डेली के 2 या 3 सॉल्व कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी 5 और डेली के 2 या 3। ठीक है, अभी ये लेसन आज खत्म हो जाएगा, तो आज खत्म का मतलब है कि आज ही आप सॉल्यूशन वाले लेसन के 10 एनसीईआरटी के पहले 10 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। ठीक है, मेरे भरोसे मत रहिएगा कि हर बार मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। अगर 10 कर लेंगे फिर मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और अगर आप 10 कर चुके होंगे तो मैं फटाफट करवा दूंगा उन सबको। ठीक है, फटाफट। और अगर आपने नहीं किए होंगे तो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, और रिपीट में बेटा मैं ये कह रहा था कि हम आपका नेक्स्ट इस संडे को, अपकमिंग संडे जो आने वाला है, इसको आपका सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला है, इस जो लेसन हमने पूरा किया उसका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, संडे को, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस विल बी देयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। तो इस सेशन के अंदर हम ऑस्मोटिक प्रेशर करने वाले हैं बेटा, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट करने वाले हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट करने वाले हैं, इममिसिबल लिक्विड्स करने वाले हैं। ठीक है, इममिसिबल का लिक्विड का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, वो उसमें शायद एक दो लाइन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब तो करने वाले हैं। और आपका जो आई था वोन फैक्टर वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हो चुका है, तो आई के हिसाब से इन फॉर्मूलाज को हम लिखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। जो उस दिन मैंने बोला था कि ऑस्मोटिक प्रेशर फिलहाल इसको रहने दो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो यहाँ देखिए पाई, पाई को ऑस्मोटिक प्रेशर समझ सकते हैं। P स्टैंड्स फॉर P, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लीजिए। अकेला पाई लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, और वो होता है रो। रो ये ऐसा P जैसा सा होता है। ठीक है, रो GH। अब ये क्या चीज है, तो यहाँ पर रो जो है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स वाला फॉर्मूला है, हमारे केमिस्ट्री में रेयरली यूज होने वाला है। समझ में आ रही है, ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर आता है, केमिस्ट्री के अंदर रेयरली यूज होता है। तो हाँ, एक और क्वेरी थी, वो क्या था कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, है ना। मैं इसका आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डोंट वरी, पहले फॉर्मूला कर लें, फिर फालतू की बकवास तो हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो थ्योरेटिकल पार्ट है बहुत आसान है। हमारा में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ है। ओके, हाँ आज भाई कुछ बच्चे खुशबू मैम है ना, हाँ खुशबू मैम को यस कुछ सर, खुद एजियोट्रॉप्स होना था आज। एजुट्रोप होना था। क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले समझ आता हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखिए क्या होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा करते ही आपको समझ में आ जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, ना कि क्वालिटी पर। जैसे पानी में चीनी मिला दीजिए, पानी में नमक मिला दीजिए, चीनी 1 ग्राम मिलाएंगे, नमक 1 ग्राम मिलाएंगे, तो अमाउंट के ऊपर जो डिपेंड करती है। पानी को मीठा करता है चीनी, और पानी को चरचरा कर देता है नमक। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मीठा कर रहा है कि चरचरा कर रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो उसके अमाउंट पर डिपेंड करती है। अगर 2 ग्राम चीनी डालेंगे तो उस प्रॉपर्टी का के ऊपर असर होगा, 1 ग्राम डालेंगे तो कम असर होगा, 4 ग्राम डालेंगे तो ज्यादा असर होगा। वो अमाउंट पर असर उसका बढ़ता जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वन ऑफ द प्रॉपर्टी उसमें से एक ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसमें से एक मैं आपको करवा रहा हूं आज, ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी का आपके मैम जब करवाएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको करने से ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आज का लेक्चर आप आसानी से लगा सके। ठीक है, उसी के अंदर एक वॉन होफ फैक्टर आता है, आई जिसको बोलते हैं, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है जब हम लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आई जो है वो उसकी गड़बड़ की वजह से, मतलब आई एक वोनो फैक्टर है, उसको ऐड करना पड़ता है। अगर वो ऐड नहीं करेंगे तो कई बार फॉर्मूला हमारा सही नहीं बैठता। उसका रीजन क्या है कि कई बार जब सोल्यूट पानी में नमक मिलाएंगे NaCl, तो NaCl 2 टुकड़ों में टूट जाता है। क्लियर है, तो उसका जो मोलर मास निकालेंगे फॉर्मूले से वो डबल होना चाहिए। समझ रहे हो, वो डबल के आसपास निकलेगा। तो यानी कि नमक ने टूट कर गड़बड़ कर दी। अगर कोई चीज टूटने की बजाय जुड़ जाए तो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो डाइमर की फॉर्म में होता है और वो जुड़ जाता है।
ठीक है, तो वो भी गड़बड़ कर देता है। अगर कोई चीज ना टूट रही है ना जुड़ रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन में ऐसे कैसे पड़ी, कोई रिएक्शन भी नहीं कर रही, बस घुल रही है सॉल्यूशन में, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अगर कोई चीज टूट या जुड़ रही है तो आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा यही वाला फॉर्मूला जो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले को करने का क्या मतलब है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसी तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है ना कि उसकी क्वालिटी पर। ठीक है, और उसको हम एग्जाम्पल भी लेंगे जब ऑस्मोटिक प्रेशर को करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर तो प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से जब कोई चीज पास आउट होती है तो मेम्ब्रेन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती है, जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, कैसे होता है डिटेल बाद में दूंगा, पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ लीजिए। ठीक है, सीधी बात, सीधा मुंह पे सबसे पहले, उसके बाद में फालतू की चीजें जो है उसको अंडरस्टूड करना वो हम बाद में करेंगे, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो मैं पहले वही समझा रहा हूं। तो देखिए वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लीजिए इसे पी पाई। ठीक है, इसको फिर से बताऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बहुत बेटरली समझ में आ जाएगा। और उनमें से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं और उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये प्रेशर पी पाई जो होता है वो रो जी एच होता है, जो कि रो जी एच जो है ये वाला फॉर्मूला फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज नहीं होता। बट एट लीस्ट यू शुड हैव टू लर्न दिस ऑल्सो। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले को इसको चेक करने में ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर रो है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एच जो है इक्विलिब्रियम हाइट है, और मतलब किसी हाइट से उसका प्रेशर पड़ रहा है, और जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, ये वैसा ही है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है, याद करें, बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट्स इट। उसके बाद वॉन होफ फैक्टर जो कि आई होता है, मैं बता रहा था कि फॉर्मूले से निकालने पर वो सही नहीं आता है, लेकिन वॉन होफ फैक्टर का यहाँ इसने यूज नहीं किया, सीधा फॉर्मूला लिखा है। और फॉर्मूला सी एस टी ये लिखने की बजाय आप ये लिखिए, ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए। ठीक है, पाई इक्वल सी आर टी। सी आर टी क्या होता है, यानी कि पाई का मतलब यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर पाई लिख रहा हूं मैं इसको, प्रेशर पाई, ताकि आपको अंडरस्टैंड रहे। कंसंट्रेशन इनटू आर इनटू टी। अब ये कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होती है कंसंट्रेशन, आर इनटू टी। यस, ये बात सबको पता है भाई? यस सर। यस सर। तो देखिए ये पी पाई था, पी पाई मतलब प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई यूज होता है, ये स्पेशल वर्ड है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं पी पाई वी, वी को इधर ले आया मल्टीप्लाई में, वी इक्वल एनआरटी। एनआरटी आ गया, आइडियल इक्वेशन आ गई है। तो आइडियल गैस इक्वेशन, किसी गैस के अंदर, आइडियल गैस के अंदर पीवी इक्वल एनआरटी होता है। ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है सबने? यस सर। यस सर। बस इसी को याद रख लो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे पाई वी इक्वल एनआरटी या पी पाई वी इक्वल एनआरटी, प्रेशर ऑफ पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इनटू वॉल्यूम इक्वल एनआरटी। और ये गैस के लिए नहीं, सॉल्यूशन के लिए है, बस इतना सा फर्क है। क्लियर है भाई? यस ये बात सर। समझ में आ गई? ठीक है, गुंजन लिख रही है आई इक्वल वन। आई इक्वल वन तब होगा बेटा जब सोल्यूट जो है ना डिसोसिएशन करता है ना एसोसिएशन करता है, ना जुड़ता है ना टूटता है, तब आई की वैल्यू वन होती है। अगर टूट जाता है तो आई की वैल्यू वन से ज्यादा है, अगर जुड़ जाता है तो आई की वैल्यू वन से कम है। ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में वो भी बताऊंगा आगे, डोंट वरी। तो यहाँ देखिए सी जो है वो कंसंट्रेशन है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल टाइप पार्टिकल C1 C2 C3 डिवाइड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स ऐसे करके निकाल सकते हैं, बकवास चीज दी हुई है, इसकी कोई ज्यादा मायने नहीं है, आपके लिए सिर्फ फॉर्मूला यही है। ठीक है, इस फॉर्मूला को लर्न कीजिए, याद रखिएगा, नोट्स के अंदर जो भी मैं मार्क लगा रहा हूँ वही चीज काम की है और उसी को आपको लर्न करना है। बाकी की चीजें अगर समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें आने जाने कुछ नहीं है। वो पाई इक्वल सी एस टी लिख दिया उसने, आर टी की जगह एस टी, एस मतलब आर की जगह पर एस है, एस का मतलब सॉल्यूशन के लिए जो आर की वैल्यू है, आर रहेगा वही गैस कांस्टेंट वाला ही। ठीक है, तो फालतू में एस लिखने की बजाय सीधा सीआरटी याद कीजिए और पीवी इक्वल एनआरटी को याद कीजिए, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब आगे बात करते हैं। वॉल्यूम V1 C1 कंसंट्रेशन, V2 C2 कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड, अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं तो C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल होगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड में इनटू आरटी। ये वैसा ही है, याद है आपको, हम मोलैरिटी के लिए करते थे ना, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। हाँ मिक्सचर की मोलैरिटी, पीवी इक्वल एनआरटी के लिए तो यहाँ पर C बाय V था, तो ये क्या है, C बाय V होता है मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी अगर M1 है, M1 V1 प्लस वही था ना M2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है ना, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो वही वाला फॉर्मूला V1 दे रखा है। प्लस V2। बिल्कुल, और कुछ नहीं है, टोटल वॉल्यूम वही वाला फॉर्मूला है, नथिंग स्पेशल। तो ये सीधी सी बात है कि ये
किसके लिए है? जब V1 ml एंड C1 कंसंट्रेशन प्लस V2 ml एंड C2 कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड, जब इनको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो पाई इक्वल, सिंपली पाई लिख सकते हैं पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2, ठीक है। कंसंट्रेशन ये डिवाइड बाय RT लगा दिया, इसको सॉल्व किया इसने और कुछ नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब भाई टाइप ऑफ 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ये क्या होता है? पाई 1 पाई 2, अगर ओस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशंस का ओस्मोटिक प्रेशर बराबर है, बाकी की चीजें कांस्टेंट रहेंगी, मतलब वॉल्यूम या टेम्परेचर, ये चीजें कांस्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। तो टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ओपी, ओपी मतलब ओस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो आइसोटोनिक। टोन मिल गई, कहते हैं ना, इसकी स्किन टोन मेरी स्किन टोन सेम है ना। स्किन टोन का डिफरेंस आप लोगों को, या कलर टोन का डिफरेंस आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि कलर की टोन कौन सी है। जब घर पे रंग वंग करवाते हैं तो रंग वाला ना एक बड़ा सारा पेज आता है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, वैसा ही, सर ठीक है। तो यानी अगर टोन सेम है, आइसो का मतलब होता है सेम, याद रख लेना, आइसो मींस सेम, टोनिक मतलब टोन, उनकी सेम टोन है, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो वो होते हैं आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, पाई 1 की वैल्यू, प्रेशर 1 इज मोर देन प्रेशर 2, फर्स्ट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड सॉल्यूशन, यानी जिसका ज्यादा है। अभी इसको ऐसे मत याद रखना, ये पहली जो लाइन बता रखी है वो बेटर है। जिस सॉल्यूशन का ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ज्यादा वाले को हाइपरटोनिक। हाइपर क्या होता है? अरे हाइपर मत हो यार, मतलब बीपी मत बढ़ा अपना, ऐसा बोलते हैं ना, ये हाइपर हो रहा है मतलब गुस्सा हो रहा है। तो तो जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उसको हाइपर बोलते हैं। यहां पर भी बेटा वही है, प्रेशर जिसका ज्यादा है वो हाइपर है। यस, क्लियर है, सिंपल वर्ड से याद रखिए, हाइपर मतलब प्रेशर ज्यादा है। जिस, क्या बेटा? सर हाइपो बता दो एक बार, हाइपो। हाइपो तो मैं पहुंचा ही नहीं, एक बार हाइपर तो कीजिए। हाइपर समझ में आ गया? यस सर, वो आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब देखिए हाइपो क्या होता है? हाइपो का मतलब जिसका कम है प्रेशर। तो देखो सेकंड सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू, कौन सा बेटा? हाइपर, हाइपर वाला। चलो ठीक है मैं बताता हूँ। देखो सेम वाला आपको सीधा समझ में आएगा, आइसोटोनिक, तो ठीक है। अब हाइपर को मैं बताता हूँ। हाइपर मतलब मोर, सीधी सी बात है, जिसका ज्यादा प्रेशर है, मोर प्रेशर, जिसका ज्यादा प्रेशर है वो हाइपर होगा, जिसका कम है वो हाइपो होगा, बस सीधी सी बात ये है। चलो मैं ओके सर। इसको एग्जाम्पल से लिख के बता देते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। कहाँ लिखूं? ठीक है, मान लीजिए कि ये है कंसंट्रेशन को प्रेशर लगा दे, प्रेशर बोले ना, हाँ प्रेशर बार। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है 2 बार 2 बार प्रेशर है उसका, ठीक है। और एक दूसरा सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन 1, ठीक है, सॉल्यूशन 1 जिसका प्रेशर है 2 बार। एक दूसरा सॉल्यूशन है 3 बार प्रेशर का, 3 बार इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन 2 है। तो सॉल्यूशन 2 जो सॉल्यूशन 1 क्या है? ये है हाइपो, इसका कम है, हाइपो, ठीक है। और सॉल्यूशन 2 क्या है? हाइपर, जिसका ज्यादा है। ज्यादा प्रेशर है। बस हाइपर मतलब ज्यादा होता है भाई, जिस हाइपर मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, उसको हाइपर बोलते हैं। दैट्स इट, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, बस इतना सही, और इसमें कुछ नहीं है कहानी। तो अब आपको सिर्फ मेन फॉर्मूला ये याद रखना, पाई वी इक्वल एनआरटी, जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और हाइपर और हाइपो क्या होते हैं, उसके अलावा आइसोटोनिक आपको समझ में आ ही गया होगा। दैट्स इट, और सर नथिंग। हाइपरटोनिक बताने को। हाइपोटोनिक जिसका प्रेशर कम है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। मान लीजिए ये 2 बार, एक आपके पास सॉल्यूशन है 2 बार वाला, 2 बार वाला एक सॉल्यूशन है, एक है सॉल्यूशन जिसका प्रेशर है 3 बार। तो जिसका कम है वो हाइपोटोनिक है, जिसका ज्यादा वो हाइपरटोनिक। ये देखिए मैंने लिख रखा हाइपर, ठीक है। हाइपर मतलब 3 बार, हाइपर ये ज्यादा है, हाइपो जिसका कम है, कम वाला कौन सा? ये 2 बार है। ओके सर। दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भाई अब मैं आपको करवाने वाला हूं ओस्मोसिस क्या होती है। ओस्मोसिस को सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो एक डायग्राम बना रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है। और वो आप ध्यान से समझिएगा ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब किस किस को पता है? पहले तो मेरे को ये बताओ। सर जो जिसमें से स्पेसिफिक बॉटम चीजों को वाले आने देते थे। पास हो जाए। जो स्पेसिफिक चीजों को आने दे। और ऐसी कोई मेम्ब्रेन कौन सी होती है? लाइक एग्जांपल प्लाज्मा में। प्लाज्मा, नहीं नहीं नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। परमिएबल मीनिंग ही यहां से आपको समझ में आएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी का मतलब हाफ होता है, आधी चीजों को जाने देती है, आधी को नहीं, ठीक है।
मेम्ब्रेन। अब देखो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी की जो स्किन होती है, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है ना, सेल्स, उनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, ये बात सबको पता है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो जब ये सेल मेम्ब्रेन जब चारों तरफ हर बॉडी में है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू देखो ब्लड जो है वो हर कोने तक पहुंचा हुआ है। ब्लड ही हमारे बॉडी के अंदर हार्ट से ऑक्सीजन उठाता है और हमारी बॉडी की हर सेल को प्रोवाइड करता है ब्लड। अगर ऑक्सीजन ना मिले सभी सेल्स को तो हम मर जाएंगे। ब्लड ही सारा खाना भी ब्लड ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर कोने पे वही है। तो ब्लड में हम जो इंटेस्टाइन से खाना खाते हैं, जो इंटेस्टाइन से ब्लड उसको सक कर लेता है, चूस लेता है उसमें से पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स को चूस लेता है, सक कर लेता है, और उसके बाद में वो पूरी बॉडी में घूमता रहता है। तो जिसको जो चाहिए वो ले लेता है ब्लड से। ठीक है, तो अब मेम्ब्रेन बीच में अड़ती है। तो मेम्ब्रेन क्या करती है, सभी चीजों को पास नहीं होने देती। अगर कोई बाहर से एक्स्ट्रा कोई बॉडी आ गई, कोई हमने वायरस खा लिया, बैक्टीरिया खा लिया, कुछ और चीज खा ली, ठीक है, और हो सकता है कि वो खाने के बाद एसिड में मर जाता है, लेकिन एसिड में मरने के बाद भी उसके अंदर कोई हैवी मेटल है, ऐसी चीजें जो पॉइजनस हमारे लिए, तो उसको मेम्ब्रेन पार नहीं आने देगी, उसको ब्लड में वापस कहेगी तू ले जा इसको, मुझे नहीं चाहिए। तो मेम्ब्रेन उसको पास नहीं करने देती है, न्यूट्रिएंट को पास होने देती है, लिक्विड्स को भी पास होने देती है। तो ऐसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कुछ चीजों को, सेलेक्टिव चीजों को पार करे और कुछ चीजों को, सेलेक्टिव चीजों को पास ना होने दे। ये बात क्लियर होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, हमारी बॉडी की सेल्स में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, या यूं कह लो हमारी बॉडी से अगर चमड़ा खींच लिया जाए, ठीक है, चमड़ा, हमारी बॉडी डेड होने के बाद में ऊपर की स्किन उतार लेते हैं और वो भी एक मेम्ब्रेन का काम करेगी। वैसा ही पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। जब सबसे पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ढूंढा गया, तो सुअर का जो ब्लैडर होता है, जो कह लो कि उसका जो पेट होता है, उसकी जो स्किन होती है, उसमें से आर पार किया जाता था पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, ये ज्यादातर होता था अरब कंट्रीज के अंदर, या वहां पर जहां साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज के अंदर, जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी कम होती थी। ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि इंडिया में बहुत सारी नदियां, बहुत सारा पानी है, लॉट्स ऑफ वाटर इज देयर, लेकिन वहां पर पानी को रखने के लिए, पानी को साफ करने के लिए, गंदा पानी भी मिले तो उससे भी वो लोग काम चलाते थे, क्योंकि वहां वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत लेस थी। अभी तो टेक्निक्स आ गई हैं, समुद्र का पानी भी साफ करने लग गए हैं लोग करोड़ों रुपए लगाकर, है ना, तो ऑब्वियस है, तो अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले वैसे बनी थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब बिग के, सुअर के ब्लैडर को यूज किया जाता था। ठीक है, उसके डेड होने के बाद में उसके ऑर्गन्स को, आज भी सभी एनिमल्स के ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, बहुत सारे उनसे चीजें बनती हैं, आप लोग इससे वेरी अवेयर होंगे, है ना, तो लाइक दैट। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, जो आरओ होता है ना आपका, रिवर्स ओस्मोसिस, आरओ घर में लगा होगा, पानी साफ करने वाला फिल्टर, या स्कूल में कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा, तो उसमें रिवर्स ओस्मोसिस होती है, उसके अंदर भी मेम्ब्रेन यूज होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है, लेकिन वो मेम्ब्रेन आजकल कागज से बनती है। समझ गए भाई, ये बात सबको क्लियर है? Yes. फिर सर वो गलती नहीं है। बेटा गल जाती, खराब हो जाती है, मतलब कागज, इतना भी कागज बिल्कुल ही कागज नहीं होता है। कागज का मतलब कहने का है कि इसी तरह सेलुलोज से बनती है, प्लस उसमें कुछ और चीजें मिक्स की जाती हैं, तो वो मिक्स मिक्सचर करके होता है बनाते हैं उनमें से। केमिकल्स का। ठीक है, तो केमिकल्स का मिक्सचर होता है, तभी इसलिए वो इतना जल्दी नहीं गलती, लेकिन कुछ दिन बाद, 6-7 महीने बाद वो खराब हो जाती है, अगर पानी ज्यादा खराब है तो। वो छलनी होती है, समझ लो, इसको छलनी मान लो, कुछ चीजों को पार जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। तो जो चीजें अटक गई, तो मेम्ब्रेन के होल्स तो हो गए बंद, छलनी के होल बंद हो गए, तो पानी को साफ नहीं करेगी, मोटर के ऊपर प्रेशर डालेगी, आरओ की मोटर भी खराब हो जाएगी। तो यही होता है आरओ का। सर, चाय पत्ती की छन्नी की तरह चाय पत्ती पर छिन जाती है और चाय को नीचे जाने हाँ देती है। बिल्कुल बेटा वैसा ही है, लेकिन चाय पत्ती की छलनी को आप वापस करके उसको साफ कर सकते हो पानी से, रिवर्स करके। लेकिन आरओ की जो छलनी होती है उसको हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको अगर खोल दोगे तो खराब हो जाएगी, ये प्रॉब्लम है उसकी। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज होता है उसका। चलिए जी, तो ये आपको समझ में आ गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर मैं एक लिक्विड भर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लिक्विड भर दिया, और दूसरी तरफ भी मैंने एक लिक्विड भर दिया, ठीक है, लेकिन इस लिक्विड के अंदर मैं मान लो कि वाटर प्लस NaCl भर रहा हूँ, वाटर, ठीक है, प्लस NaCl, नमकीन पानी है, समुद्री पानी मान लो इसको। ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। नीला, नीला रंग किया है, मतलब नीले रंग का समुद्र होता है, और पानी कलरलेस होता है, इसलिए व्हाइट कलर का पानी बना रहा हूं। इस तरफ है प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर, प्योर वाटर। अब देखो जनरली क्या होता है, जनरली आमतौर पर यहां पर इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन हो गई, हाई यस सर। कंसंट्रेशन है ना, तो यहां पर कंसंट्रेशन हाई है, और इस जगह पर लेस कंसंट्रेशन कह सकते हैं। वैसे कंसंट्रेशन है ही नहीं, बट इसको हम लेस कंसंट्रेशन भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो जनरली क्या होता है,
कोई चीज हाइट पर है तो वो नीचे आएगी, हाई से लो में आएगी। क्लियर है ये? यस सर। यहां पर उल्टा होता है, ये लो से हाई में जाएगा, बस यही है। और वो भी कौन जाएगा? सोलवेंट अकेला जाएगा, सोल्यूट नहीं जाएगा, सोलवेंट। ठीक है, आप इसे प्योर वाटर मान सकते हैं, या वाटर में नमक घोल दो, थोड़ा सा अगर नमक घुलाओ तब भी मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये प्योर वाटर नहीं है, मतलब थोड़ा सा पानी नमक है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखो इससे होगा क्या, इस तरफ वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये समझ में आया सभी को? ठीक है। यस सर। क्या बेटा? सर आपकी वॉइस रुक रही है बार बार। वॉइस टूट गई है मेरी, अभी आ रही है क्या वॉइस सभी को? सर रिपीट कर दीजिए, अभी आपने बोला। बेटा आप जरा साफ बोलिए दोबारा से, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो। रिपीट, ठीक है रिपीट करता हूँ। ओके ओके, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि सेमी परमिएबल, यहां रफ बना देते हैं इसको, कोई बात नहीं है। सेमी परमिएबल, SPM बोलते हैं इसे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पानी, प्योर वाटर, ठीक है, या फिर लेस कंसंट्रेशन वाला, ठीक है, लेस कंसंट्रेशन वाला जो सोलवेंट है वो हाई कंसंट्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, इस तरफ जाना शुरू हो जाता है। हाई कंसंट्रेशन, लेस से हाई। जनरली क्या होता है, चीजें ऊपर से पानी नीचे गिरेगा ना, हाई से वाटर जो है वो लो कंसंट्रेशन पर आएगा, लेकिन यहाँ लो से हाई पे जा रहा है, बस ये याद रखने का तरीका है। और इसी को बोलते हैं ओस्मोसिस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस की डेफिनेशन क्या लिखनी है, अब मैं वो सर मेनली इसका कोई रीजन है क्यों जा रहा है ये? हाँ वो भी बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर मैं इसकी सर ये तो रिवर्स ऑस्मोटिक हो गए ना? नहीं बेटा, ओस्मोसिस ये है, रिवर्स ओस्मोसिस उल्टी होती है। ओस्मोसिस एक्चुअल में उल्टी होती है, जब उसको रिवर्स कर देते हैं तो वो सीधी हो जाती है, बट उसका नाम फिर रिवर्स ओस्मोसिस होता है, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। एक बार मैं डेफिनेशन लिखवा लूं, है ना? ठीक है, यस सर। तो आगे देखते हैं। देखिए जरा, मैं इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मूवमेंट, लिख भी लीजिएगा बेशक, बाकी आपके पास नोट्स तो पहुंच जाएंगे। मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट की मूवमेंट होती है। सोलवेंट कौन सा होता है? जो लिक्विड है, ठीक है, जनरली वाटर होता है सोलवेंट। मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, ठीक है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई। मूवमेंट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है भाई ये सबको? यस सर। यस सर। हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, इज कॉल्ड, सिंपली इज कॉल्ड, और थ्रू लिखना भूल गया, है ना, कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ये ओस्मोसिस की डेफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ओस्मोसिस। बाकी डायग्राम याद रहेगा तो आप अपने आप बता देंगे। ये होता है ओस्मोसिस भाई। अब ऐसा होता क्यों, उसका रीजन सुनिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है, यानी कि वो कुछ ही चीजों को पार जाने देती है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां होगा क्या, जो सोल्यूट है, नमक जो है, उसका साइज होता है मोटा, तो नमक मेम्ब्रेन के इस तरफ आ नहीं पाता है। ठीक है, तो जो दूसरी तरफ हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, अब सिंपल सी एक चीज देखिए, हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन चाहता है ना कि मेरे पास प्योर वाटर आ जाए ताकि मेरी कंसंट्रेशन लो हो जाए, वो तो यही चाहेगा। तो इसलिए वो प्योर वाटर उस तरफ खींचना शुरू कर देती है, यानी प्योर वाटर को दूसरी तरफ भेजना शुरू कर देती है। दैट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। समझ में आ गया भाई ओस्मोसिस का रीजन? यस सर। ठीक है, ओस्मोसिस अब आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ओस्मोसिस के बाद में, थोड़ा सा इसको और प्रीसाइज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक एग का एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एग, यहां से भी आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, ओस्मोसिस किस तरफ हो रही है किस तरफ नहीं हो रही। मान लीजिए एग का आप शेल उतार दें, शेल क्या होता है पता है? व्हाइट वाला कवर उतार दिया आपने एग का, कवर। ठीक है, व्हाइट कवर उतार दिया और यहाँ पर एक सॉल्यूशन के अंदर एग को डाल दिया। ठीक है, इससे एक एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा आपको, बड़ा बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट है, जनरली आप लोगों ने शायद यूट्यूब पे कभी देखा हो। हाँ ठीक है, सर मैंने देखा। आपने देखा? क्या बात है, बहुत बढ़िया।
क्या देखा, बताना जरा क्या था वो। सर इसमें 3 तरह के, एक एसिड में, एक सॉल्ट के और एक नॉर्मल वाटर में एग को प्रिवेंट कर देते हैं। उसके बाद काफी टाइम बाद निकाल के देखते हैं तो कुछ इफेक्ट दिखता है। हाँ, और वो क्या क्या इफेक्ट है उसमें, कुछ जादू भी कर सकते हो आप, वो जादू भी तो आपको शुरू में तो हो जाता है वो। हाँ 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 बेटा वही चीज। अब देखो मैं उसमें एक जादू भी दिखाता हूँ, ठीक है। वो जादू क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर है प्योर वाटर, ठीक है, ये प्योर वाटर है। तो आपको पता है एग जो है वो सिंगल सेल होती है। सिंगल सेल समझते हो, एक अकेली सेल। एग भी एक यूनिसेलुलर चीज है, यानी कि सिंगल सेल है। तो सबसे बड़ा एग कौन सा होता है, ओस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है। ओस्ट्रिच समझते हो, यस Yes, शत्रुमुर्ग। सर, शुतुरमुर्ग। शत्रुमुर्ग का एग, शत्रुमुर्ग का एग जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो आप कह सकते हैं दुनिया में सबसे बड़ी सेल जो आंखों से दिखाई दे जाती है, सिंगल सेल, वो होता है शत्रुमुर्ग का अंडा। तो यहाँ पर हम हैन का एग ले सकते हैं, उसका ऊपर वाला कवर उतार देंगे। कैसे उतारेंगे ऊपर वाला कवर, ऊपर वाला कवर होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसके अंदर HCl के अंदर इसको डुबो दें, HCl में, तो ऊपर वाला कवर जो है वो पिघल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और CaCl2 बाहर निकल जाएगी, मतलब सॉल्यूशन में पड़ जाएगा। तो ऊपर वाला कवर उतर गया। तोड़ोगे तो एग टूट सकता है, और एग को तोड़ना नहीं है अपने को, ठीक है, वरना अपना एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो HCl डालो, कवर उतार दो। कवर उतारने के बाद अब ध्यान देना, क्योंकि ये एग नहीं है, विदाउट शेल वाला एग है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं एग विदाउट शेल, एग विदाउट आउटर कवर लिख दूं, या शेल ही लिखना ठीक है ना। यस सर। ठीक है, विदाउट शेल, शेल के बिना वाला एग है। तो यहाँ प्योर वाटर है, तो हमें पता है सेल के अंदर तो कंसंट्रेशन हाई होती है, यस। पानी से तो ज्यादा ही मटेरियल होता है ना, इसमें बहुत सारी चीजें घुली होती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, है ना। यस सर। तो यानी कि एग के अंदर है भाई हाई कंसंट्रेशन, ये है हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। और प्योर वाटर है, इसका मतलब लो कंसंट्रेशन, है ना। तो ये लो कंसंट्रेशन है। अब हमें पता है पानी अंदर से बाहर जाता है कि बाहर से अंदर जाएगा, बताओ जरा। बाहर से अंदर। यानी प्योर वाटर अंदर घुसना शुरू कर देगा, प्योर वाटर अंदर मूवमेंट करेगा, जिससे क्या होगा, प्योर वाटर अगर अंदर मूवमेंट कर रहा है तो एग का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, नॉर्मल, है ना। हाँ, नॉर्मल से एग का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, स्वेलिंग, ठीक है, इसको आप स्वेल बोल सकते हैं कि, है ना। हाँ, ये फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, दैट इज गोल्ड। तो इस तरह से एग हो जाएगा बड़ा, ठीक है। अब इसका रिवर्स करते हैं, ठीक है। साइज ऑफ एग यहाँ पर बड़ा हो गया। अब इसका रिवर्स अगर करना चाहें तो इस तरफ हम इसका रिवर्स बना सकते हैं। रिवर्स में क्या लेंगे, वही एग लेने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही एग है, सेम टू सेम वही, और यहाँ लिक्विड भी वही ले लेते हैं, सेम टू सेम। और होगा क्या, अब मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर, जो बाहर की कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा हाई कर देता हूँ, मतलब नमक मिला देता हूँ पानी के अंदर, बहुत सारा लोड्स ऑफ साल्ट इज देयर, ठीक है। तो मैं यहाँ जो वाटर ले रहा हूँ, ठीक है, वाटर, वाटर की जगह H2O लिखते हैं इसको, H2O प्लस NaCl, ठीक है, NaCl। और हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन, थोड़ा नहीं है, बहुत सारा हमने नमक मिला दिया। और मैं बोल रहा हूं कि अंदर जो है वो लो कंसंट्रेशन है। तो अब क्या होगा, ये अंदर वाली कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन है, इसलिए मैं इसको खाली दिखा रहा हूं, ठीक है, ये लो कंसंट्रेशन है। तो एग क्या होगा इस बार, एग सुकुड़ श्रिंक हो सिकुड़ जाएगा। जाएगा। हाँ, एग छोटा हो जाएगा, क्योंकि सर इसका वजह, किशमिश का भी तो एक्सरसाइज हाँ, एग्जांपल है। किसमिस वैसे कर सकते हो, यस, बेस्ट एवर एग्जांपल। तो यहाँ हो क्या रहा है, जो सोलवेंट है वो एग से बाहर जा रहा है, यानी पानी जो है वो बाहर आ जाएगा NaCl वाले सॉल्यूशन के अंदर, मूवमेंट ऑफ। सर हाँ बेटा, सर लेकिन जो एग है उसके अंदर प्रोटीन विटामिन की कंसेंट्रेशन तो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है ना, तो वाटर अरे अंदर अरे क्यों मैंने नहीं गया? नमक डाल रखा बहुत सारा, बोरी भर के नमक डाल दिया, अब बताओ कैसे ज्यादा है। लेकिन सर विटामिन और प्रोटीन तो अलग सॉल्यूट है ना, उसकी तो कंसेंट्रेशन बेशक अलग अलग होगी। हो, अरे यही तो अब मैंने क्या कहा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वालिटी अमाउंट पे पर नहीं, डिपेंड, अमाउंट पे डिपेंड। अमाउंट पे प्रोटीन डाल डिपेंड। दिया, प्रोटीन भी ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगा, कम ज्यादा करेगा। नमक भी कम ज्यादा करेगा, मिनरल भी कम ज्यादा करेगा, कुछ भी मिला दो, सभी चीजें सोल्यूट का अमाउंट क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को कम या ज्यादा करेंगे, दैट्स इट। तो कुछ भी मिला लो, चाहे प्रोटीन मिला लो, चाहे कुछ भी, अमाउंट डिपेंड करता है। मैंने कहा नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, क्लियर है बेटा, यस यस सर, क्लियर। सर। यस सर। है ना। तो यही होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे
इन्होंने एग्जांपल दिया कि सर यहाँ प्रोटीन विटामिन भी तो है, सोल्यूट ही दूसरा है। कोई भी सोल्यूट हो, उसके क्वालिटी से नहीं, क्वांटिटी से, अमाउंट किसका ज्यादा है। मैंने वहां सिर्फ नमक डाला और नमक का अमाउंट बहुत ज्यादा कर दिया, तो नमक अपना असर दिखाएगा। वहां बेशक दूसरी तरह के अलग अलग 50 तरह के इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे सेल के अंदर आपको, जो हमारा एग है, लेकिन वो 50 इंग्रेडिएंट का टोटल जितना बनेगा, और यहाँ नमक का जितना टोटल बन रहा है, नमक मैंने ज्यादा डाला इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो यही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी वो अमाउंट पर डिपेंड करती है। और इसकी वजह से क्या हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो नमक से, देखो क्या हुआ, नमक की वजह से अंदर से बाहर पानी आना शुरू हो गया। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ नमक पर या अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, ना कि क्वालिटी ऑफ सोल्यूट। मतलब आपने नमक डाला, चीनी डाली, प्रोटीन डाले, विटामिन डाले, कुछ भी डाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज्यादा डाले तो भाई पानी बाहर आएगा एग में से, और अगर पानी में कम है वो नमक, तो एग के अंदर पानी जाएगा और एग स्वेल हो जाएगा। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस Yes, सर। yes, sir. किसमिस में भी ऐसा ही होता है भाई, गुंजन ने ये सही बोला था। ठीक है, अब एक बात बोलते हैं, एक और चीज बताता हूँ, जो एक्सपेरिमेंट हम बता रहे थे कि उसमें क्या कर सकते हैं। बोतल देखिए सबने, कांच वाली बोतल है ना, हाँ सर देखिए। कांच वाली बोतल लीजिए, ठीक है, और एग लीजिए बड़ा सारा, ठीक है। अब वो एग जो है वो कांच की बोतल में नहीं आ सकता, ठीक है। आप क्या कीजिए, उसको HCl के अंदर डालिए, HCl पर डालने पर ऊपर वाला कवर जो है उतर जाएगा, ठीक है, और हमारा एग जो है बिना कवर के हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसे, अब इसे यहाँ पर, ये हाइपो सॉल्यूशन है कि हाइपर सॉल्यूशन है, बताओ जरा। NaCl वाला, इधर वाला, ये वाला हाइपर है कि हाइपो है? Sir, Hyper. hyper. हाई कंसंट्रेशन है ज्यादा अंदर के मुकाबले, तो हाइपर सॉल्यूशन लेंगे हम, जिससे क्या होगा कि एग श्रिंक हो जाएगा। तो ये एग अब क्या होने वाला है, जरा ध्यान देना, एग जो है वो छोटा हो गया, छोटा एग बोतल के अंदर आ जाएगा। आ गया अंदर, हमने एग अंदर डाल दिया, ठीक है, क्लियर है? Yes. अब Yes, क्या sir. करेंगे, अब क्या करने वाले हैं, अब हम हाइपर की जगह हाइपो सॉल्यूशन डाल देंगे, प्योर वाटर डाल दो इसमें, तो पानी एग के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, एग के अंदर हाई कंसंट्रेशन है। यस, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। एग फिर से बड़ा हो गया, और अब आप दिखा सकते हो कि कोई है ऐसा जो बोतल में एग डाल दे या बोतल में से एग वापस निकाल दे। तो भाई अब अगर एग बड़ा हो गया तो ऑब्वियस है अब उसको कोई निकाल तो सकता नहीं है। तो आप पूछ सकते हो अपने फ्रेंड से कि भाई देख मैंने जादू करके अंदर डाला था, अब आप निकाल के दिखाओ। तो वो सर सोल्व सबने नहीं, साइंस ले रखी है सर वो सब। निकलेगा ही नहीं। हाँ अरे उसको निकाल सकते हैं ना हम, हाइपर सॉल्यूशन फिर से डाल के। साइंस सबने ले रखी है, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है, लेकिन ये जादू कर सकते हैं। अगर किसी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये वाला एग्जांपल ना बताया जाए तो उसके दिमाग में फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा, ठीक है। और आप लोग इस जादू को कर सकते हैं, बहुत से जादूगर ऐसा यूज करते हैं, ठीक है, एग को ऐसा डालने के लिए। तो ये बात क्लियर हो गई भाई? तो आज आप लोगों ने एक जादू भी सीख लिया यहाँ से, ठीक है। यस चलिए सर। अब बात करते हैं सेल की श्रिंकिंग की। एक और टॉपिक आता है यहीं पर, मैं उसको करवा रहा हूँ। शेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है। देखिए आप लोगों को पता है प्लांट सेल जो होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, सेल वॉल होती है सेल वॉल, यस सर। ठीक है, सेल वॉल होती है। तो इससे क्या होगा, अगर प्लांट सेल के अंदर पानी जा रहा है तो अंदर पानी कब जाएगा अभी प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल है, ठीक है। मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये प्लांट सेल है, ये सेल वाल है इसकी। प्लांट सेल में सेल वाल होती है, एनिमल में सेल वाल नहीं होती है, ठीक है। और प्लांट सेल, तो इससे होगा क्या, पानी अंदर जाएगा, प्योर वाटर है, यहाँ पर प्योर वाटर है, प्योर H2O। तो क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, तो यानी कि ये लो कंसंट्रेशन है, या लो कंसंट्रेशन वाला भी आप वाटर ले सकते हो, जरूरी नहीं आपको प्योर ही लेना है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन में थोड़ा बहुत कुछ मिलाओ, तो अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होने वाला है, शेल फूल जाएगी। यस सर। सिंपल है, सेल जो है वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन सेल वाल उसको रेजिस्ट करेगी, सेल वाल उसको रेजिस्ट करेगी। और जितना है, सेल वाल रिजिड होती है, सख्त होती है, वो टूटने वाली नहीं है, तो सेल वाल उसको रेजिस्ट करेगी और उसकी वजह से वो वहीं पर उतना ही साइज रहेगा उसका। तो इस वजह से पानी के अंदर जब हम प्लांट्स को डाल देते हैं तो प्लांट्स फटते नहीं है, सिंपल ये कह सकते हैं। टर्जर प्रेशर, यस बेटा, उसको टर्जर प्रेशर बोलते हैं। सेल वाल जो अंदर से प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको टर्जर प्रेशर बोलेंगे। अमाउंट ऑफ सॉलिड वैक्यूम जनरेट किया है, गुंजन बेटा ये वैक्यूम जनरेट किया, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये आपने क्या लिखा? ये पिछले बार एक कहा था ना आपने, बॉटल में एग डाल रहे थे।
वो तो उसके वैसे लिए डल जाएगा, वैक्यूम जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे डल जाएगा उसमें बोतल में एग, ठीक है। वो छोटा होना चाहिए साइज, उसको थोड़ा धक्का मारोगे अपने आप आ जाएगा। अब देखिए प्योर वाटर लो कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये सेल वाल ऐसा करेगी। लेकिन अगर एनिमल सेल हो तो आपने देखा है एनिमल सेल में क्या होता है, आप अपने हाथ अगर 2-3 घंटे से अगर आप पानी में नहा रहे हैं, ठीक है, कभी आप लोग गीले हुए हो, ठीक है, बरसात में फूल जाती है, एक सर डेढ़ घंटा, तो हाथ फूल की जाती है। स्किन देखिए अपने वो गल जाती है, उसमें से व्हाइट व्हाइट कलर के कुछ चीजें निकलने लग जाती हैं, यस सर। यस सर। देखिए सबने, ठीक है। बहुत जैसे जनरली हमारी मदर्स वगैरह सिस्टर वगैरह कपड़े धोती हैं, या कभी आपने भी धोए हैं, मैंने तो धोए हैं, तो उस टाइम पे भी साबुन साबुन से हाथ गल जाते हैं, ठीक है, उसमें से स्किन उतरना शुरू होती है। वो यही होता है कि हमारी एनिमल सेल जो है वो फट जाती हैं, फट जाती हैं। प्लांट एनिमल सेल, प्लांट सेल नहीं फटती क्योंकि उसमें सेल वाल होती है, एनिमल सेल फट जाती है। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर, होली में होता है ऐसा। होली पे भी होता है, हाँ, बस होली पे ही आप लोग पानी में रहते हो, है ना, उससे उसके अलावा शायद नहीं देखते हो पानी। तो यहाँ अगर मैं इसी केस को एनिमल सेल के केस में देखता हूँ, तो एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, जो वाटर है हमारा, ठीक है, यहाँ पर सपोज दैट ये नॉर्मल वाटर है, ठीक है, वाटर H2O है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन है। तो इस प्रोसेस का एक नाम है, इसको बोलते हैं हेमोलाइसिस। जब बाहर से अंदर की तरफ सेल अंदर जाना शुरू हो जाती है तो ये हेमोलाइसिस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ लो कंसंट्रेशन है, अंदर हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो बाहर से अंदर जा रहा है सोलवेंट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस क्लियर है भाई? हेमोलाइसिस समझ में आ गया सबको? और हमारी सेल्स जो है वो फट जाती हैं हेमोलाइसिस की वजह से। क्लियर है सबको? यस और नॉट? यस यस सर। ठीक है। एक और होता है हेमोलाइसिस की जगह पर एक और चीज है, और उसको बोलते हैं श्रिंकिंग। श्रिंकिंग कब होता है? जब सेल छोटी, जैसे एग छोटा हो गया, तो बात तो वही है, एग वाला एग्जांपल भी आप यहीं पे वैसा ही ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये सेल थी, बाहर चारों तरफ इसके पानी भरा हुआ है, ठीक सर है, बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए सेल के ज्यादा हो कंपेयर में। जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ इस वाटर की कंसंट्रेशन, इसके अंदर हमने NaCl प्लस वाटर डाल रखा है, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो क्या होगा, अंदर से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे पेन से दिखाते हैं, अंदर से पानी बाहर आएगा। तो यही है, क्योंकि हर जगह पर याद रख लेना सेल मेम्ब्रेन का यूज हुआ है, हर जगह पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना ऑस्मोसिस नहीं है, और ये सारी प्रोसेसेस ऑस्मोसिस को ही दिखाती हैं। और सेल का साइज हो गया यहाँ पे छोटा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं श्रिंक होना। सर 9th क्लास में किए थे किशमिश वाले के साथ, तो 3 अलग अलग में रख के। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने किए होंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ऑस्मोसिस सबको समझ में आ गया? यस यस सर। सर। यस सर। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोलवेंट पानी, जनरली इसको पानी याद रख लो, वैसे जनरली सोलवेंट बोलेंगे क्योंकि पानी के अलावा भी सोलवेंट हो सकता है। तो सोलवेंट का हाई लो कंसंट्रेशन से हाई में जाना, हाई से लो नहीं, जनरली चीजें हाई से लो आती हैं, लेकिन यहाँ लो से हाई जाएगा, उल्टा होगा, इसको बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है भाई? क्लियर है सबको ओस्मोसिस? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है? RO, रिवर्स ओस्मोसिस, दैट इज RO, जो हमारे RO में होती है, ठीक है। सर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। यस बेटा, बिल्कुल उल्टा है, RE रिवर्स। सर शुगर सॉल्यूशन डाल के भी तो रिवर्स ऑस्मोसिस कर सकते हो रेजिन में, किसमें? रेजिन किशमिश में। किसमिस में शुगर? अरे वो तो ओस्मोसिस ही होगी, रिवर्स कैसे हो जाएगी? आप अंदर की कंसंट्रेशन बाहर कर रहे हो, बाहर की बढ़ा रहे हो, बाहर की घटा रहे हो, तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, कंसंट्रेशन बदल रहे हो आप। लेकिन मेम्ब्रेन तो वही काम कर रही है, मेम्ब्रेन तो सोलवेंट वाले पार्टिकल को उठा के हाई कंसंट्रेशन पे डाल रही है, आपने कंसंट्रेशन बदली ना, तो आप कह रहे हो रिवर्स हो गया ओस्मोसिस। ओस्मोसिस तो वही काम कर रहा है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सोल्यूट जाएगा, सोलवेंट जाएगा, हाई से लो में, पहले लो से हाई में जा रहा था, देखिए जरा, ठीक है, उसमें डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन देम, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। RO को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, एक पिस्टन लगा रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये देखिए जरा, यहां पर एक पिस्टन लग गया। यस, क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। ठीक है, ये पिस्टन लगा दिया मैंने, और यहाँ बीच में है एक मेम्ब्रेन जो कि SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट इज मेम्ब्रेन, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही है,
ठीक है, वही वाली। अब देखो जरा, यहां पर है जनरली क्या होता है, लो टू हाई जलता है ना, तो मैंने एक तरफ तो लो कंसंट्रेशन वाला सोलवेंट डाल दिया, लो वाला, ठीक है। तो यहां पर लो कंसंट्रेशन का मैं सोलवेंट डाल रहा हूं, तो देखिए लो कंसंट्रेशन का सोलवेंट आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है ये सबको? ठीक है, ये है प्योर वाटर, H2O प्योर। तो होगा क्या, लो से हाई में जाता है ना वो, और यहाँ पर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बना दिया हाई कंसंट्रेशन का, और यहाँ तक ऊपर तक भरा हुआ है, ध्यान रख लेना, ऐसा मत सोचना कि ये नीचे नीचे है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है इसमें। अब देखो क्या होगा, अगर मैं पिस्टन को नीचे दबाता हूं तो क्या होगा भाई, प्रेशर सर बढ़ जाएगा। पानी बाहर निकल जाएगा। फ्रीज हो देखो जाएगा। देखो, सुनिए सुनिए, प्रेशर इधर, अब हो क्या रहा है, रेड पेन से दिखा रहा हूं मैं, देखिए क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, जाता रहेगा, लेकिन एक लेवल ऐसा नहीं आएगा जब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर पानी यस डल रहा है सर। और लास्ट में ये इतना पतला हो जाएगा कि इधर से इधर जाने वाली चीजें रुक जाएंगी, रुक गई। यस सर। इसका मतलब ओस्मोटिक प्रेशर जो है और जो बाहर का प्रेशर है वो दोनों बराबर हो गया। अब आप कहोगे बाहर से तो कोई प्रेशर पड़ ही नहीं रहा था, क्यों भाई, एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर डालता है ना, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू ओस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, पानी का चलना बंद हो जाएगा। क्लियर है? यस सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दो। दोबारा बताऊंगा बेटा, वेट वेट वेट, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ठीक है, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूँ, एक सिंपल रफ शीट के ऊपर आपको बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है, यहां पर पड़ रहा है ये नॉर्मल लिक्विड है, ठीक है, और ये हमारा पेन बदल लेते हैं, चलो, ये हमारा प्योर लिक्विड है, ठीक है, ये है वाटर। तो हो क्या रहा है, वाटर इधर से इधर आ रहा है, ऊपर से ये प्रेशर पड़ रहा है ना और एटमॉस्फेयर का इस पानी पे, और इधर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेशर डाल रही है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के भी इधर जाओ, यानी कि यहां पर इसको खींचा जा रहा है, पानी को सक किया जा रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऊपर से जो पानी पर प्रेशर पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो जब इक्वल हो जाएगा, जो वो सक कर रही है यानी ओस्मोसिस जो प्रेशर डाल रही है, जब इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो ओस्मोसिस चलना बंद हो जाएगी, मतलब पानी, वाटर जो है वो इस तरफ आना बंद हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, तो अब देखिए जरा होगा क्या, अब हम इसको रिवर्स करेंगे, मतलब यानी अगर मैं यहां और प्रेशर बढ़ा दूं, ये देखिएगा यहां पर मैंने प्रेशर और बढ़ा दिया, एक बार एक टाइम आया रुक गया, फिर मैंने और प्रेशर डाल दिया, और प्रेशर डाल दिया, तो इस मेम्ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा और अब पानी उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, यानी हाई कंसंट्रेशन से, ये है हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से यहां पर लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी चलना शुरू हो जाएगा। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। प्रेशर ऊपर से डालोगे तो मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा, मेम्ब्रेन एक बैलून की तरह, अगर बैलून के ऊपर प्रेशर डालोगे तो बैलून फट जाएगा, या फिर उसमें से लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा, तो मेम्ब्रेन हमारी सेमी परमेबल होती है, तो उसमें से सोलवेंट के मॉलिक्यूल चलना शुरू हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ओस्मोसिस, ओस्मोसिस का उल्टा करना। और इससे क्या हो रहा है फायदा पता है, चीनी का, पानी का, प्रोटीन का, विटामिन का, कचरे का, गंदगी डली हुई है इसमें, सीवर का पानी डाल दिया मैंने, सीवर के पानी के ऊपर प्रेशर डाला, दूसरी तरफ मेम्ब्रेन डाल दी, मेम्ब्रेन सीवर के पानी को साफ करके प्योर वाटर में दे देगी, समुद्र के पानी को साफ करके प्योर वाटर दे देगी, इस तरह से प्योर वाटर निकाला जाता है। यस, गोट दैट पॉइंट गाइस? यस सर। ये है रिवर्स ओस्मोसिस। आप ओस्मोसिस को रिवर्स बता रहे थे, हाई टू लो कंसंट्रेशन पे जब नॉर्मल सॉल्वेंट चलता है तो वो रिवर्स ओस्मोसिस होता है। ओस्मोसिस तो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, या नेचुरल है इसका मतलब चीजें खराब होती हैं, प्योर वाटर गंदे पानी में मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। गंदा पानी कभी अपने आप प्योर हो जाता है क्या? नो सर। हमें करना पड़ता है, वही है रिवर्स ओस्मोसिस, बस बात खत्म। क्लियर है भाई? करना पड़ता है, ऐसे नहीं तो। हाँ बस, तो ये बात सबको क्लियर हो गई? दैट्स इट। यस सर। है ना, चलो ठीक है, तो मतलब अब आपको पानी आरओ कैसे काम करता है ये अब आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो भाई ये थी कहानी रिवर्स ऑस्मोसिस की। अब बताता हूँ ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप पानी में चाहे नमक मिला लो, चाहे चीनी मिला लो, चाहे कुछ भी मिला लो, सर ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि क्वांटिटी पे। हाँ, तो अब ध्यान देना, अगर इसकी कंसंट्रेशन और ज्यादा हाई हो जाएगी तो
तो ये इस तरफ पानी आना, ठीक है, मैं ओस्मोसिस की बात कर रहा हूँ, रिवर्स वाले की नहीं। चलो मैं ओस्मोसिस फिर से बना देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल है, ऊपर से हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा हाई है, और इस तरफ सिर्फ लिक्विड है, प्योर फॉर्म में सिर्फ लिक्विड। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हाई होगी उतना ज्यादा सोलवेंट के मॉलिक्यूल फास्ट प्रेशर से, उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट ज्यादा होगा और वो जल्दी आएंगे, समझ रहे हो? यानी उनके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, कंसंट्रेशन हाई, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। यही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अमाउंट हाई कर दोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ भाई, समझ में आ गया ये पॉइंट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अमाउंट लो होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाएगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम ज्यादा प्रेशर डाल दें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे, तो यानी कि ऑस्मोसिस चलना बंद हो जाएगी। फिर उससे और ज्यादा प्रेशर कर दिया तो ऑस्मोसिस रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। यही होता है आरओ के अंदर, ऑस्मोसिस जो है वो रिवर्स हो जाती है। दैट्स इट। ठीक है भाई? ओके यस सर। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं जरा। इमिसिबल लिक्विड, नेक्स्ट पॉइंट है इमिसिबल लिक्विड। अब इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? जो आपस में मिसिबल नहीं होते, इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, क्लियर है? मिसिबल का Yes, मतलब sir. पता होगा, जो घुल जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाए। जैसे नॉर्मली लिक्विड्स की बात चल रही है, दोनों लिक्विड हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि पानी है, पानी के अंदर कौन सा लिक्विड घोल सकते हैं भाई, बताना, पानी में कौन सी चीज घुलती नींबू, है? नींबू का रस, नींबू का हाँ, रस। नींबू का रस घुल जाता है ना, तो ये मिसिबल लिक्विड हो इथेनॉल। गया। वैसे तो हम प्योर चीजों की बात कर रहे हैं, तो प्योर में हम एथेनॉल बोल सकते हैं, मैथेनॉल बोल सकते हैं। ठीक है, नींबू का रस तो बेटा बहुत सारा मिक्सचर होता है काफी चीजों का, उसमें सॉलिड चीजें भी होती है, यस लिक्विड भी सर, होता है ना। सर। तो हम क्या बोल रहे हैं, दो चीजें लिक्विड हो, जैसे मैथेनॉल या एथेनॉल डिसोल्व कर दो वाटर के अंदर, ठीक है। बेंजीन के अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में से कुछ डिसोल्व कर सकते हो आसानी से, वो चीजें भी घुल जाती सर हैं। बेंजीन और टॉलविन। हाँ, बेंजीन, टाउलिन बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये चीजें आपस में मिसिबल है। इमिसिबल क्या होगा? पानी के अंदर पेट्रोल डिसोल्व कर दो तो पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। सरसों का तेल जो हम सिर में लगाते हैं, पानी में है ना, ऑयल किसी भी तरह का, तो वो ऑयल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है इमिसिबल लिक्विड। यस सर। ऐसे इमिसिबल लिक्विड का जो प्रेशर होता है दोनों का, कैसे मेजर करते हैं? दोनों को सीधा जोड़ दो, पीए प्लस पीबी। यस, क्लियर है? यस सर। और पीए क्या होता है भाई? पीए को निकालने के लिए पी नोट इंटू एक्स, एक्स मोल फ्रैक्शन है। पी नोट क्या होता है? प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। ये सबको पता है? यस सर। ये राउल्ट Yes, sir. ने कर रखा है, जो Yes, sir. खुशबू मैम है, जो खुशबू मैम है उन्होंने करवा रखा है ना राउल्ट। यस सर, करवा दिया है। ये वही लिखा हुआ है बस, फिर कुछ नहीं है, फिर आपको क्लियर है। ठीक है, तो यानी एक्स ए जो है वो 1 है यहाँ पर। क्यों? ये इक्वल है पी नोट के, यानी एक्स ए को इसने 1 कर दिया। क्यों करा एक्स ए 1? प्योर लिक्विड है, मिक्स तो होता ही नहीं है। जब मिक्स ही नहीं हो रहा तो उसका वेपर प्रेशर प्योर ही रहेगा। यस और नॉट? समझ रहे हो गाइज? मिक्स हुआ ही नहीं, ये मोल फ्रैक्शन होता है ना, ए का मोल फ्रैक्शन। भाई ए प्योर Yes, फॉर्म में sir. है, वो मिक्स ही नहीं हुआ। मिक्स ही नहीं हुआ तो एक्स ए को 1 ही ले सकते हैं, तो इसको 1 ले लिया, तो ये सीधा पी ए, जो प्रेशर ऑफ ए वो प्योर ही रहता है, वो उतना ही रहता है जितना प्योर का था पहले। क्लियर है? यस सर। है ना? तो बस यही चीज है वो, यानी कि एक्स ए की वैल्यू 1 है। अब पी बी क्या होगा? पी बी भी पी नोट बी के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि पी नोट इंटू एक्स बी होता है, बट एक्स बी भी यहाँ 1 है, वो भी तो प्योर फॉर्म में है, आपस में तो मिक्स हुए ही नहीं वो। क्लियर है? यस सर। तो टोटल प्रेशर क्या होगा? दोनों का प्योर फॉर्म पी का नॉट प्रेशर, ए प्लस पी नॉट बी। दोनों का प्योर प्रेशर जोड़ दो, बस बात ही खत्म। बहुत सिंपल सी चीज है, बट है, इसलिए आपको ये करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये भी है, सीधी सी बात है। आगे देखिए, पी नोट ए बाय पी नोट बी क्या होता है? तो मैं सिंपल बोलूं कि प्रेशर, प्योर प्रेशर जो है किसी भी चीज का, एनीथिंग एल्स, मान लो कोई ए सोलवेंट है, उसका प्योर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल के, मोल के प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ के लगा देते हैं, ठीक है। मोल ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, मोल कम होंगे प्रेशर कम होगा, है ना। अब उसी के बाद में यहाँ पी बी, पी नोट बी अगर लगा दे तो वो भी नंबर ऑफ मोल, और ये कांस्टेंट आ गया उसका। अब दोनों को डिवाइड करें तो कांस्टेंट से कांस्टेंट, वो तो वैसे ही कांस्टेंट कट जाएंगे, या डिवाइड करेंगे तो वो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। सिंपल सी बात ये कह सकते हैं। तो इनका रेशो जो है वो बराबर होता है। दैट इज वाई यहाँ मतलब कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल कर दो और सीधा इसका रेशो ले आओ, तो एन ए और एन बी के बराबर होता है। अब ये भी याद रखना, ठीक है। Okay, sir. यस सर। उसके बाद एन ए क्या होता है भाई? गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। तो गिवन मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी, सॉरी ए, ये रहा मोलर मास ऑफ ए। फिर गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी, तो वो नीचे के नीचे वो ऊपर चला जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है किसी को, या सॉल्व करूं इसे? सर आ रहा है। पी नोट ए का एन जो होता है वो W1 बाय M1 होगा,
और दूसरे वाला जो डिवाइड में है ऑलरेडी P नोट B, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ W2 नीचे आएगा और M2 ऊपर चला जाएगा, बस इतना सा है। ठीक है, तो ये तो आपको सिंपल आप कर ही सकते हो, नंबर ऑफ मोल को ही उसने बस डिफाइन कर रखा है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास होता है, तो ये आ गया। अब बात करते हैं प्रेशर क्या होता है। अगर कोई गैस हो तो PV इक्वल एनआरटी होता है, PV इक्वल एनआरटी, ये वही लिखा हुआ है PV इक्वल एनआरटी। ठीक है, तो P नोट A को हम लिख सकते हैं एनआरटी डिवाइडेड बाय V, P नोट B को भी। हाँ बेटा, M डिनोट कर रहा है मोलर मास को, मोलर मास, यस यस, M मींस मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा, तो गिवन मास W है डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल की जगह पर Na की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है। यस सर। तो अब आगे देखिए, PV इक्वल एनआरटी तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ जो इन्होंने एक ग्राफ दिखा रखा है ये इंपॉर्टेंट था, बाकी तो सब आसान चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि टोटल प्रेशर उनका दोनों का P नोट का ही होगा बस, और इसमें कोई कहानी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, नीचे जो ग्राफ है TA TB, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ द लिक्विड। तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लेस होगा, ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर जिसके ऊपर वो बॉइल होता है। ठीक है, ये TA यहाँ प्योर था, TB यहाँ प्योर था, जब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इससे लेस आएगा, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से लेस आने वाला है। ऐसा क्यों होता है पता है? इसका रीजन कोई बता सकता? इस ग्राफ का रीजन देखिए, दो चीजों को आप मिक्स करेंगे जो मिक्स होती नहीं है, तो उनमें से जो हल्के वाली चीज है वो ऊपर रहेगी, हैवी वाली चीज और सर नीचे जो भारी नीचे आ जाएगी वो, है ना, जैसे पानी और ऑयल के अंदर होता है। तो ऑयल हवा में उड़ता नहीं है, आपको पता है, जो लेस वोलेटाइल होगा ना वो ऊपर रहेगा। कमाल की बात है, उसकी डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, लेस वोलेटाइल होगा, वो ऊपर रहेगा। तो डेफिनेटली उसका वेपर प्रेशर, दोनों के मिक्सचर का वेपर प्रेशर जो है वो ओवरऑल वेपर प्रेशर वो डाउन आएगा। ठीक है, हालांकि हम कह सकते हैं कि सिर्फ ऊपर वाले का आना चाहिए, फिर तो वेपर प्रेशर उसी का आएगा, सिर्फ उसी का। उसमें कुछ ना कुछ तो मिक्सिंग होती है, 100% कोई अनमिक्स्ड रहता ही नहीं है, 100% अनमिक्स्ड नहीं रहता। दैट इज वाई ये थोड़ा सा नीचे आएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों से इंडिविजुअली नीचे ही आएगा। जब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तब आपको ये और बेटरली समझ में आएगा कि आखिर ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि दोनों का ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो लेस देन दिस होगा। ठीक है भाई, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले पॉइंट्स की। ठीक है, तो चलिए हमारे पास अब ये एक स्लाइड है जिसके अंदर इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। ठीक है, इसी को अब सॉल्व करेंगे कि ये क्या होते हैं। ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं दोनों, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले रिलेटिवली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने किया था, वो लंबा चौड़ा था और मैंने बोला था वो बहुत थोड़ा सा टेढ़ा है, वो हम कर चुके हैं। और जो बच्चे खुशबू मैम के अंडर पढ़ रहे हैं उनको वो मैम करवा देंगे, डोंट वरी। और ये दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको डायरेक्ट समझ में आएंगे, और ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप किसी लिक्विड में बॉइलिंग सोल्यूट मिला देते हैं नॉन वोलेटाइल, जो हवा में उड़ता नहीं है, ऊपर भी हमने यही किया था, लिक्विड में नमक मिलाया जो हवा में उड़ता नहीं है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो गया, है ना। और वो ऑस्मोटिक प्रेशर अब क्या निकला, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकला, अमाउंट पे डिपेंड करता है। क्लियर है ये सबको? यस सर। अब यहाँ पर भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी अगर आप पानी में नमक मिला देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाएगा, और अगर नमक मिलाएंगे उस पानी को जमाने की कोशिश करेंगे, फ्रीज करने की कोशिश करेंगे, तो उसका बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा वो करते हैं, चर्चा करते हैं, है ना। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो ये तो बहुत आसान है समझने में, आपको सीधा समझ में आएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आपको कोई आइडिया लगे जो मैं अभी करवा रहा हूं इसके बाद। ठीक है, ये चीज बहुत आसानी से आपको पता लगेगी, आप खुद कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा आपको थ्योरेटिकली प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो हम क्लियर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने इसको नहीं करते, कलर कोई और चेंज करते हैं, क्या करें, ग्रीन तो है ही, व्हाइट, रेड, चलो रेड ही लेते हैं। ठीक है, ये मान लो मैंने नमक डाल दिया, तो नमक के मॉलिक्यूल ऊपर भी तो आएंगे सरफेस पे और नीचे भी आएंगे, यस और नोट? यस सर। यस सर। सरफेस पर आ रहे हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर है, अगर मैं इसके वेपर्स को कैलकुलेट करना शुरू करूं तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर फॉर्म में सिर्फ पानी उड़ेगा, नमक तो नहीं उड़ सकता, पर नमक उड़ने में प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? अब Yes, आप sir. कहोगे सरफेस पर तो कर रहा है सर, लेकिन अगर सरफेस बड़ा कर दें तो क्या वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा?
बताओ, सरफेस अगर बड़ा कर दें, एकदम फैला दें इसको, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा? नो सर, नहीं सर उतना ही बढ़ेगा, रहेगा। उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब भी सरफेस से तो प्रॉब्लम नहीं है, सरफेस बढ़ेगा तो नमक भी बढ़ेगा उसी रेशो में जिस रेशो में लिक्विड बढ़ेगा, है ना? तो कुल मिला के चीजें बराबर रहेंगी। तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर, अब बताओ इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, यस सर। है ना? तो सिंपल सी बात है, ये वेपर प्रेशर कम हो गया, ये है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो उड़ नहीं सकता। लिक्विड जो उड़ छोड़ते नहीं, पेपर में आने की टेंडेंसी रखता है। हाँ, जो जो वेपर, उड़ेगा नहीं। ठीक है, जो वेपर्स नहीं बनते हैं जिसके, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो भाई ये क्या करेगा, खुद तो उड़ता नहीं और दूसरे को उड़ने में टांग अड़ाता है कि तू भी मत उड़, है ना? जो खुद डूबता है ना वो दूसरे को कहता है भाई तू भी मत कर, है ना? तू मत पढ़, मैं भी नहीं पढ़ता, दोनों दोनों मिलके फिल्म देखने चलते हैं, ऐसा होता है ना? ठीक है, तो खुद तो उसको पता है मेरे को तो डूबना है, वो कहता है चल इस दोस्त को और लेके डूबते हैं, जब दो डूबेंगे दोनों फेल हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना? एक फेल होगा तो सबको दुख होगा ना सर। हाँ, उसको दुख हो, कंपैरेटिव होती है बेटा, खुशी हमेशा कंपैरेटिव होती है, ठीक है? इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, सिंपल एग्जांपल। मैं 7th क्लास में पढ़ता था, तो हमारे मैथ के टीचर थे ना, वो हमसे कटवा पहाड़े सुना करते थे। कटवा पहाड़े मतलब फ्रैक्शन में टेबल सुना करते थे। 2 पंजे कितना होता है, सीधा पूछते थे, 13 पंजे कितना है बोल। अगर मोमेंट ऑफ टाइम में आंसर नहीं आया तो वो पिटाई करते थे। उन्होंने हमें सर 20, ऐसी हमारी केमिस्ट्री वाली मैम है स्कूल में, हाँ, वो भी ऐसी करती है। है ना? तो सुनिए जरा, मेरे टाइम में क्या होता था मैं बताता हूँ। तो हमारे टीचर ने 3-4 दिन वो क्लास लगाई अच्छी खासी, ठीक है? तो उसमें मैं एक दिन फंस गया, मैं, मेरी क्लास का टॉपर लड़का था, तो मैं एक दिन फंस गया उस क्लास में। कैसे फंसा, मतलब सर फटाफट 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 पूछ रहे हैं और मैं बीच में अटक गया, मैंने कुछ गलत बता दिया। कहता ठीक है, आ गया बेटा आज तो, ठीक है? बहुत अच्छे टीचर थे वो, आई लव हिम, मेरे सबसे बेस्ट टीचर भगवान दास सर नाम था उनका, ठीक है? हम हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उनसे पिटा हूँ बहुत सारे, है ना? तो वो उन्होंने क्या किया, मेरे को फंसा लिया और बहुत सारे और दूसरे बच्चे भी क्लास में खड़े थे, ठीक है? तो देखो मुझे पड़े 4 डंडे उस दिन, 4 डंडे। जो बाकी की पूरी क्लास थी सबको 2-2 पड़ रहे थे, मुझे 4 डंडे पड़े। अब रीजन पता है मेरे मेरे टीचर क्या बता रहे थे? सर क्योंकि आप टॉपर थे। है ना? अब उन्होंने पता क्या बताया, कहते ये अगर नहीं बता रहे तो मैं समझ सकता हूं क्योंकि ये लोग मेहनत कम करते हैं, लेकिन तू नहीं बता रहा तो तू तो मेहनत भी ठीक करता है, तेरा दिमाग भी ठीक है, तूने तो जानबूझ के कल होमवर्क नहीं किया बेटा, आज तो पिटेगा, पक्का पिटेगा, क्योंकि तूने जानबूझ के ऐसा किया, समझ ऐसे ही गए? होता है। तो मेरी गलती बड़ी हो गई, सिंपल। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी कुछ नहीं कहा, आई लव हिम, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरे बहुत रिस्पेक्टेड टीचर रहे हैं वो। तो उन्होंने मुझे 4 डंडे मारे। अब मेरे जो सबसे नालायक वाले दोस्त थे और जो मैं था, हम और एक इंटरमीडिएट जो लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं, मतलब मेरे दोस्त थे, बॉयज थे, तो वो हम 3-4 4-5 बंदे खड़े थे। तो उसमें जो सबसे कम पढ़ते हैं बच्चे मैथ में, जो सबसे नालायक थे, वो मेरे को पता कहते कहते देखा हम आज बच गए, हमें सिर्फ 2 पड़े। कहता ये होता है ज्यादा होशियार होने का घाटा, मुझे बोल रहे हो। तो मैंने पता क्या कहा, अरे मैंने कहा ये बात नहीं है भाई, मैं कहा बात ये है कि मेरी तो कैपेसिटी थी 4 खाने की, सर को पता है तुम्हारी कैपेसिटी कम है यार, इसलिए तुम्हें कम पड़े। और हम मतलब सभी खुश हैं। बट जो बच्चे जिनको पढ़े नहीं थे, जो बच गए थे, इंटरमीडिएट ठीक ठाक थे, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिसको ज्यादा पड़े मैं, वो खुश। जिसको कम पड़े मेरे वो दोस्त, वो भी खुश हो रहे हैं कि आज हमें कम पड़े, इसे ज्यादा पड़े। पढ़ने के बावजूद सभी खुश हैं, जिसको पड़े हैं डंडे उस वो खुश हैं। लेकिन जिन्हें कुछ नहीं पड़ा, जिन्हें किसी ने कुछ कहा ही नहीं, वो चुपचाप खड़े हैं, कोई खुशी नहीं है उनको। कि हमें कुछ कहा ही नहीं है सर। नो रिएक्शन। कमाल है ना? यानी खुशी क्या होती है, कंपैरेटिव होती है। नालायक स्टूडेंट्स मेरे से कंपेयर कर रहे थे कि ये आज फंस गया, मजा आ गया हमें। मैं बोल रहा था कि भाई अपने में दम है, इसलिए 4 पढ़ते हैं अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन्हें पढ़े ही नहीं थे वो खुश नहीं थे, आई डोंट नो व्हाई। है ना कमाल? तो इसलिए अगर लाइफ में हर चीज कंपैरेटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, न्यूट्रल होंगे। तो डोंट थिंक अबाउट कि अगर आप आज खुश नहीं हो तो डेफिनेटली आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है। और वैसे बिना कंपेयर करके रहते हो तो ज्यादा खुश रहो, अपने आप में खुश रहना सीखिए। खुश रहना एक आर्ट है। थप्पड़ पड़ने के बावजूद भी इंसान खुश होता है, और ऐसे भी है थप्पड़ ना पड़े तो वो फिर भी चुपचाप है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल बनने की बजाय खुश रहिए, लाइफ में ज्यादा सुखी रहेंगे, है ना? है ना? तो यही है। तो ये चीज, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है? अब देखिए जरा, हम जहां पर थे तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो ये किसी को जाने नहीं देता, तो इस वजह से वेपर इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वेपर प्रेशर के बराबर होता है एक्सटर्नल प्रेशर। जब एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यहां फिर से लिख रहा हूं, पता है भाई सबको?
एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। बॉइलिंग, यस, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, जो मुझसे पढ़े हुए, जो जिन्होंने पीछे क्लास लगे हैं, है ना। तो एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर ही कहिएगा इसे। एक्सटर्नल वेपर प्रेशर इक्वल होता है वेपर प्रेशर। जब ये बराबर हो जाते हैं तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, समझ गए बेटा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब वेपर प्रेशर हो जाए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं घटा दूं तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने में मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले भी बॉईल हो सकता है। कैसे? पहाड़ों पर क्या होता है? पहाड़ों पर पता है सबको? सर एक्सटर्नल घट जाता है सर, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होता है। हाँ, यहाँ पर जो लोग कैंपेइंग लगा के बैठे होते हैं, ठीक है, ऐसे घूमने के लिए जाते हैं, अपनी मौत को बुलावा देते हैं ऐसे लोग। मैं इस चीज को अच्छा नहीं मानता हूँ। पता नहीं कब मौसम बदल जाए और कब पहाड़ खिसक जाए और तुम लोग लुढ़क गए, है ना। तो कुछ लोग वहां जाते हैं कैंपेइंग करने के लिए, वो सारा दिन बैठे रहते हैं, घर पे पैसा ज्यादा होता है तो वो कैंपेइंग करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं कि चलो मौत से खेल के आते हैं, है ना। ये बेवकूफी है वैसे। लेकिन फिर भी जो लोग जाते हैं तो वहां पर जब वो बॉईल करते हैं ना किसी चीज को, उनको ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि पानी 90 डिग्री पर बॉईल हो जाता है। 90 से ज्यादा पानी एनर्जी लेता है तो हवा में उड़ जाता है। तो पानी में अगर आप आलू उबाल रहे हो तो आलू को 90 डिग्री से ज्यादा तो टेम्परेचर नहीं मिलेगा। गोट माय पॉइंट? यस सर। क्यों? Yes, क्योंकि sir. 90 से ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो पानी तो वो गया, पानी तो गया। तो मतलब नीचे आलू को 90 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं मिल सकता। तो इसलिए हवा ऊपर, हवा का प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए 90 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट घट गया। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर भी हवा के प्रेशर के बराबर करना है, और हवा का प्रेशर घट गया तो वेपर प्रेशर को उतना लाने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई हाइट पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सर तो फिर तो वहां पे खाना अच्छे से बनता ही नहीं होगा। बनता है, लेकिन 90 डिग्री पर लगातार 90 डिग्री दिए रखो 90 डिग्री। या फिर प्रेशर कुकर ले जाओ। हाँ, राइट आंसर, प्रेशर कुकर ले जाओ, सीधी सी बात है। उसके अंदर, इसीलिए तो प्रेशर कुकर में नीचे भी, घर पे भी पानी, खाना जल्दी बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्रेशर क्रिएट हो गया तो वेपर के प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर क्रिएट करने के लिए उसको और ज्यादा हीट, मतलब हीट लेता रहेगा तो पानी हमारा ज्यादा हीट लेता है। ज्यादा हीट लेगा तो हमारे पानी के अंदर कोई भी सब्जी पड़ी है उसको ज्यादा हीट मिलेगी, ज्यादा हीट मिलेगी जल्दी पकेगी। दैट्स इट, सो सिंपल, है ना। क्लियर है? तो ये कहानी होती है भाई वहां पर पहाड़ों पर। तो सेम एज इट इज, तो इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को, सॉरी, घटता है ना, इलेवेशन, सॉरी, बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ऊपर जाएंगे जब, तो वेपर प्रेशर जब घटे, तो उस तरह से वर्क करती हैं ये सारी चीजें। अब उसको मेजर कैसे करते हैं ये ध्यान दो भाई। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, यहाँ डेल्टा लगा हुआ है, टीबी नहीं है, ये टेम्परेचर नहीं है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब पानी का पहले मान लो 100 डिग्री था, पहाड़ पे गए तो 90 डिग्री हो गया, तो डेल्टा टीबी का मतलब 10 डिग्री, ना 90 ना 100। गॉट माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो यानी कि 90 डिग्री ना 10 और ना 100 डिग्री, ये इसका मतलब है 10 डिग्री। तो डेल्टा टीबी जो है वो इक्वल होता है, अब ये देखो आई से मल्टीप्लाई कर रखी है, ये मैं भूल गया था लास्ट स्लाइड में भी। देखो हमने क्या किया था, पाई वी इक्वल एनआरटी था, ठीक है। यानी पाई क्या था हमारा, पी ओस्मोटिक प्रेशर इंटू वी एनआरटी था। तो यहां पर हम पी पाई जो है वो इक्वल करेंगे आई एनआरटी, आई एनआरटी। सभी फॉर्मूलों को हम आईआरटी से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रख लेना सभी फॉर्मूलों को। आई क्या है, सब में, सर सब में आई की वैल्यू 1 ही रखेंगे? नहीं बेटा, आई की वैल्यू बदलती रहेगी। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, साक्षी बेटा आपने प्रीवियस क्लास लगाई थी? सर खुशबू मैम के लगाई थी, उसमें भी ये टॉपिक चला नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, खुशबू मैम की लगाई, फिर नहीं, आई की वैल्यू 1 नहीं रहती। 1 तब रहेगी जब सोल्यूट जो है, देखो हमने सिंपल, चलो फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे, ठीक है, दूसरे बच्चों की रिवीजन हो जाएगी। वन ऑफ फैक्टर ने पढ़ा है ना। हाँ बेटा, मैं बता देता हूँ, फिर वन ऑफ फैक्टर भी हल्का सा बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, आप इसको कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे, ठीक है। सीआरटी लगा रहे हैं हम इसको, आई को, ठीक है, पाई वी इक्वल सीआरटी। अब मैंने इससे ना, मैंने मान लो पानी में डाल दिया नमक, तो नमक क्या करेगा, वाटर प्रेशर को क्या कर, ओस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जितना ज्यादा नमक डालूंगा ओस्मोटिक प्रेशर उतना बढ़ेगा। क्लियर है ये बात? यस सर। ओस्मोटिक प्रेशर, बट होता क्या है कि NaCl जो ना पानी में घुलते ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? यस सर। अब एक मॉलिक्यूल 2 में टूटेगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा कि कम होएगा, ये बता दो।
बढ़ेगा बढ़ेगा सर। नंबर भी बढ़ गया, सरफेस एरिया भी बढ़ गया, अमाउंट पे तो डिपेंड करता है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो मैं नॉर्मल फॉर्मूले से जो निकाल रहा था ना, पाई इक्वल सीआरटी, और इससे एम की वैल्यू निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल। देखो पाई इक्वल सीआरटी है, तो यहां से मैं एम की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखो जरा। सी क्या होता है, कंसंट्रेशन एन बाय वी है, आर टी। एन की वैल्यू कितनी है, अब जरा ये देखो, तो ये आ जाएगा एन की जगह पर नंबर ऑफ मोल, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो यहां से मैं मोलर मास निकाल सकता हूं। किसका निकलेगा मोलर मास, नमक का। बट नमक ने नमक वाले लक्षण नहीं करे, इसके लक्षण बदल गए, समझ रहे हो। ये तो दो हिस्सों में टूट गया महाराज। अब अगर ये दो हिस्सों में टूट गया तो मुझे क्या करना होगा, मेरे को भी कुछ प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ेगा, वरना यहां से जो मोलर मास, इस फॉर्मूले से जो मोलर मास निकलेगा ना, वो मोलर मास नमक का नहीं निकलेगा, क्योंकि नमक दो हिस्सों में टूट जाता है। इसी तरह से अगर कोई दूसरी चीज है और वो दो हिस्सों में जुड़ जाए, या तीन हिस्से उसके एक बना दे, तीन का एक बना दे, एक का दो बना दे, एक के तीन भी बन सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे एसिड्स हैं, H3PO4 है, ठीक है, H4PO3 है, इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, पता नहीं वो फॉर्मूला मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, जनरल है ये। ठीक है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल हैं जो तीन हाइड्रोजन छोड़ते हैं, दो हाइड्रोजन छोड़ते हैं, चार हाइड्रोजन, तो वो तीन या चार हिस्सों में टूट जाते हैं। तो वो मोलर मास में इफेक्ट डाल देंगे, मोलर मास सही नहीं निकलने देंगे। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम उसके नंबर ऑफ मोल्स को सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि NaCl मान लो 10 मोल था, जिसमें से मान के चलो कि 7 मोल तो नहीं टूटे, ये तो NaCl ही रहा, 3 मोल ऐसे थे जो टूट गए। मतलब 3 मोल के एक के दो दो टुकड़े हो रहे हैं, तो ये तो 6 मोल बन गया, 6 मोल तो ये बन गया, 7 मोल ये बन गया, तो टोटल टुकड़े हो गए 13। लेकिन हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं ओनली 10। समझ में आया। यस सर। यस सर। इस वजह से मोलर मास सही नहीं आता। इसको करेक्ट करने के लिए फिर इसके अंदर डाला जाता है आई, दैट इज आई। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया। यस सर। बस यही होता है आई। तो हर फॉर्मूले के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दो इसको आई से, तो ये करेक्शन टर्म है, दैट इज कॉल्ड वोन होफ फैक्टर। आई इज ए करेक्शन टर्म, दैट इज कॉल्ड वोन होफ फैक्टर। और वो करेक्शन कब यूज होगा, अगर आई की वैल्यू 1 है, फिर तो फॉर्मूले पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप लोग भी जानते हो अच्छे से। 1 का क्या फर्क पड़ने वाला, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, करी जाओ, चाहे 50 बार कर लो। लेकिन अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा कब होगी, जब वो जुड़ेंगी चीजें। यस सर। सॉरी Yes, जुड़ेगी sir. नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जब Separate साल्ट टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा ना। सर डिसोसिएशन में होगी। हाँ, डिसोसिएशन, यस राइट वर्ड, डिसोसिएशन। जब वो डिसोसिएशन होगा तब वो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। अगर एसोसिएशन हो गया, जुड़ गए, मैंने सोल्यूट डाला था NaCl और NaCl के दो सर मॉलिक्यूल, कम हो जाएगी, कम हो हाँ, जाएगी। तो आई की वैल्यू कम आएगी। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप बाद में पढ़ लेना, आपको खुशबू मैम करवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो वही है आई वोन हो फैक्टर। तो यहाँ बेटा इसने आई से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो देखो डेल्टा टीबी जो होता है, अब हम सीधा फॉर्मूला करते हैं यहाँ से। डेल्टा टीबी यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, मोल पर लीटर। मोलैलिटी बढ़ेगी तो बॉइलिंग पे। यानी कि डायरेक्टली Yes, sir. प्रोपोर्शनल आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ मोल पे ना। हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। बट क्योंकि मोल कितने लीटर में है ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए Yes, sir. इसलिए हम मोलैरिटी लेंगे। बट मोलैरिटी नहीं, ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी इसमें 2 एल आते हैं, मोल पर किलोग्राम। केजी, केजी ऑफ सोलवेंट। सो अब ये क्यों लिया, मोल पर लीटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि लीटर टेम्परेचर कम या ज्यादा करने पर लीटर वॉल्यूम बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना। Yes, sir. तो वॉल्यूम इनकोरेक्ट हो जाएगा भाई, इसलिए नीचे वॉल्यूम ले लिया, तो वो इनकोरेक्शन में फिर से इनकोरेक्शन करना पड़ेगा, फिर से कुछ पंगा Sir, करना पड़ेगा। मास इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, इसलिए। मास डिपेंडेंट नहीं है टेम्परेचर, तो मोलैरिटी लेने की बजाय मोलैलिटी लिया गया। क्लियर है, व्हाई मोलैलिटी इज टेकन। Yes, sir. तो इसलिए मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अमाउंट के। बट अमाउंट कितने में कितना, इसलिए हमें कंसंट्रेशन टर्म देनी थी। डायरेक्ट अमाउंट के भी होता, बट अमाउंट का ये तो बताना कि कितने में डला अमाउंट। मैंने कहा 1 kg डाल दोगे तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा। भाई कितने में 1 kg, 2 किलो में, 2 किलो पानी में 1 किलो नमक डाल रहे हो, या 10 किलो में डाल रहे हो, 100 किलो में डाल रहे हो, तो हमें वो अमाउंट भी, यानी सोलवेंट का अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो दोनों का अमाउंट इसमें दे दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कांस्टेंट लगा दिया केबी, फिर दैट्स इट, हो गया बराबर। Yes, sir. करेक्शन टर्म लगा दी आई। अगर नमक बीच में टूट गया सोलवेंट के अंदर या जुड़ गया तो आई से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं टूट रहा नहीं जुड़ रहा तो आई की वैल्यू 1 भर दो, बात खत्म। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला बन गया भाई, टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और केबी से, अब ये केबी क्या है, ये है
कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का constant. कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक और चीज इसमें Kb की वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पर। Kb इसने क्या दे रखा है, तो ये अलग फॉर्मूला है, आपके सिलेबस से बाहर है इसकी डेरिवेशन। बीएससी के अंदर आती है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में, बीएससी सेकंड ईयर में आती है इसकी डेरिवेशन, जहां सॉल्यूशंस का लेसन आता है बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, मतलब थर्ड सेमेस्टर मतलब यस बीएससी सर। सेकंड ईयर का पहला सेमेस्टर। ठीक है, मैंने बीएससी को भी काफी साल टीच किया है, एमएससी को भी काफी साल टीच किया है, तो दैट इज व्हाई आई नो दिस। ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी हमने करवा रखी है, कर भी रखी है पहले, करवा भी रखी है, तो वहां आपके सिलेबस में ये नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूला है तो आपको याद करना है, सीधी बात। ठीक है, तो केबी को कैसे निकाला जाता है? वैसे तो आप कहो सर केबी को इधर उधर कर दें, ऐसे निकाल दें, केबी इक्वल क्या करें, एम को डेल्टा टीबी के नीचे ले जाओ, एम और आई को भी नीचे ले जाओ, आ गया। यस सर। एम आई का फोन डेल्टा यस टीवी, सर। एम आई का फोन है, डेल्टा टीवी से डिवाइड कर दो है ना, आ गया केबी, सिंपल। लेकिन भाई ये तो चाइनीज तरीका हुआ ना, चाइनीज फोन तो सही नहीं है तो हम तो इंडिया में पढ़ रहे हैं तो हम चाइना को रिकमेंड नहीं करेंगे, ये वन ऑफ द मेथड जरूर है, बट इसको पीछे से कैसे निकाला जाता है, मतलब बैकएंड में इसको कैसे निकाला जाता है, तो केबी के लिए एक फॉर्मूला है, आर टी बी का स्क्वायर, बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर है। ठीक है, चेंज इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है आप ये कह सकते हैं, उसने जो पहले दिया है और जो बाद में दिया वो बाद में लेंगे। ठीक है, तो टीबी का स्क्वायर, बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इनटू एलवी। अब ये एल क्या होता है, लेटेंट Rate of vaporization. वेपराइजेशन। यस यस, अब वो क्या होती है मेरे को ये बता दो फिर। सर जैसे कि सर जब फेज चेंज होता है जो ना सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें लेटेंट छुपी हुई हीट होती है उसकी वजह से। Hidden heat. हाँ सर जैसे कि जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, तो जो हम हीट देते हैं वो हाँ, फेज चेंज that के is लिए the जाती है, वो right latent फेज heat होती चेंज है। के वक्त जो चेंज देते हैं। करने में कुछ हीट यूज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड बनाते हो तो मान लो बर्फ है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप लिक्विड बनाओगे तो बर्फ से लिक्विड बन जाएगी, बट टेम्परेचर अब भी पानी का 0 ही रहेगा। तो हमने जो हीट दी कहाँ गई, उसको बोलते हैं वो फेस चेंज में अंदर ही कहीं गायब हो गई, उसने टेम्परेचर राइज में हमें शो नहीं किया, टेम्परेचर का इंक्रीज हमें शो नहीं किया, बल्कि वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स में बदल गई, वाइब्रेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, हिडन हीट बोल सकते हो, गुप्त उष्मा, लेटेंट एक जो है ग्रीक वर्ड है लेटेंट, जिसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। अब जनरली ग्रीक वर्ड्स को क्यों यूज किया जाता है, इसका रीजन जानते हैं आप लोग? आप ना साइंस में पढ़ेंगे, सोडियम, डेड लैंग्वेज होती है वो। हाँ सोडियम, साइंस में सोडियम का सिंबल Na है, यस ग्रीक सर। में इसको Na लिखा जाता है सोडियम को, ऐसा क्यों? उसको इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा जाता, हिंदी में क्यों नहीं लिखा जाता, सर किसी और क्योंकि में? एंशिएंट साइंस मेनली ग्रीस से थी। नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। सर वो ग्रीक लैंग्वेज डेड लैंग्वेज होती है तो उसमें चेंज नहीं आ सकता है कभी। यस दैट इज द राइट आंसर। किसी भी साइंटिफिक टर्म को डेड लैंग्वेज के अंदर ही यूज किया जाता है, डेड लैंग्वेज तो संस्कृत भी है जिसका आजकल यूज नहीं होता, फिर संस्कृत में क्यों नहीं भाई, अंग्रेज संस्कृत में तो यूज सर नहीं करेंगे। लैटिन वर्ड्स में था ना, हाँ, ये डेड हो लैटिन गई थी, वर्ड, पर उसमें ग्रीक या चेंज लैटिन, नहीं हो सकता। हाँ तो उसमें चेंज नहीं होता। अब आप कहेंगे चेंज मतलब हर साल इंग्लिश की डिक्शनरी में कुछ वर्ड नए आ जाते हैं, कुछ वर्ड पुराने चले जाते हैं, ठीक है, पुराने भूल जाते हैं। जैसे हम देखो स्कूल, आप लोग स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल, हिंदी ने इसे अडॉप्ट कर लिया है, एक्चुअल में ये SCHOOL को हिंदी में लिखा हुआ है, असलियत में स्कूल का मतलब क्या होता है, विद्यालय, यस विद्यालय है, विद्या का आलय, ये है हिंदी वर्ड, ये अडॉप्ट हो गया, एडोप्ट कर लिया, मतलब नया वर्ड चूज कर लिया हिंदी ने। इस तरह से हर साल हिंदी में कुछ नए वर्ड आते हैं, कुछ पुराने वर्ड खत्म हो जाते हैं। संस्कृत डेड लैंग्वेज है, जब बोली नहीं जा रही तो नया वर्ड आएगा ही नहीं, नया वर्ड नहीं आएगा पुराना वर्ड खत्म नहीं होएगा, तो इसलिए साइंस कभी बदलेगी नहीं। सोचो स्कूल वर्ड आ गया और हमने साइंस में लिख दिया विद्यालय, और अगले 50 साल बाद विद्यालय वर्ड कोई बोलता ही नहीं है, सिर्फ स्कूल बोलते हैं बच्चे, तो उनको विद्यालय का मतलब ही नहीं पता, तो साइंस का तो मीनिंग ही बदल जाएगा, या उसे बार बार उसकी डेफिनेशन और उसकी हेडिंग बदलते फिरेंगे साइंटिस्ट, नहीं ना, समझ में आ गया? यस सर। दैट इज द रीजन। और दीपक बेटा आपको ये किसने बताया, ये अच्छों को नहीं पता होता कि इसको ग्रीक में क्यों लिखते हैं। सर ये तो हम सर एनसीईआरटी की बुक में था, सर बायो में था सर ये। हाँ बायोलॉजी में था, का पहला चैप्टर होता है क्लास 11th में, उसमें क्लास 11th के अंदर पढ़ा, बिल्कुल हाँ, या तो हाँ, वहां सर। पढ़ने को मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वजह है उसकी। चलो बहुत अच्छी बात है आपने ये पढ़ा है, लेकिन ज्यादातर टीचर्स को ये चीज पता नहीं होती है।
ये भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये अब आपको समझ में आ गया भाई ये क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये बढ़ता क्यों है ये भी अब आपको क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला भी, तो केबी जो है वो RTB स्क्वायर 1000 इंटू एल लोवरिंग सॉरी क्या है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है। सेम एज इट इज एक और फॉर्मूला है केबी का, केबी RT m मोलर मास डिवाइडेड बाय डेल्टा HV एंथैल्पी ऑफ चेंज इन वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। हाँ, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी बोलता है, यानी कि लेटेंट हीट की जगह पर इसने क्या भर दिया, m/h भर दिया है ना। लेटेंट हीट नीचे लिखा हुआ तो उल्टा कर देंगे उसे, तो HV/m डेल्टा HV/m ये होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की जगह पर इसने बस क्या भरा है, ध्यान रख लेना, लेटेंट हीट की जगह पर ये फॉर्मूला भर दिया और कुछ नहीं किया। क्लियर है भाई सबको? यस सर, यस सर, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट होता है, पहाड़ों के ऊपर जल्दी बर्फ जमती है, मतलब बर्फ नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी, पानी जल्दी उबलता है। पानी जल्दी उबलता है, ठीक है। बस एक और चीज बता देता हूँ, पानी को 5 डिग्री सेल्सियस पर भी उबाला जा सकता है। कैसे? वेपर प्रेशर को इतना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इतना कम कर दो, चेंज करके। हाँ इतना सर कम कर दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करके वेपर प्रेशर बढ़ा के। वो नीचे वाला तो फिर बढ़ाना पड़ेगा ऑब्वियसली, पता 5 डिग्री पर भी। तो एक इसका ना वो बताता हूँ, क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंसेस बताता हूँ आपको। आपने सबमरीन का नाम सुना है? पे भी कर सकते हैं, क्या बेटा, क्या आप क्या कह रहे हो? तो 0 डिग्री पे भी कर सकते हैं बात सकते फिर। हाँ, बिल्कुल। सर 0 डिग्री पे भी कर प्रेशर सकते हैं। टेम्परेचर कर्व पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, मतलब हाँ किसी भी टेम्परेचर पे कर सकते हैं, प्रेशर और बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल, डिपेंड होता है। यस सर। अगर आपने फिजिक्स में ये पढ़ा है, कौन सी क्लास में पढ़ा है फिजिक्स पीटी में? सर क्लास सर 11th में पढ़ा 11th था। में फ्लूइड डायनेमिक्स। अच्छा, अभी पढ़ भी लिया पीटी क्या? कर्व सर वो 11th में ही पढ़ा था, फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, पढ़ लिया वो, मतलब कितने लेसन हो गए 11th में? पर आप तो 12th में हो ना, सर अब तो 11th 12th में कर है, ली। 11th अरे में हाँ, पढ़ा था। 12th में हो गया, ठीक है, मेरा दिमाग घूम गया, मुझे लगा मैं 11th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मुझे याद ही नहीं है कि ये 12th का पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, एक्चुअल में इतना कंटेंट पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ ना, मैं क्लासेस के नाम भी भूल जाता हूँ। बीएससी के बच्चों को पढ़ाता था ना, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, उसमें 6 सेमेस्टर हैं। फर्स्ट सेम का बच्चा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेमेस्टर ही आपस में मिक्स हो जाते थे। फिर एमएससी के बच्चों को 4 सेमेस्टर उनको पढ़ाता था, प्लस 1 2 को पढ़ाता था, और सब में सारी सेम चीजें चल रही है। ये वाले फॉर्मूले बीएससी में भी आते हैं। करी हुई हम्म, है, आपने पीएचडी करी हुई है जो एमएससी के बच्चे को पढ़ाते हो। हाँ बेटा, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैंने एमएससी पढ़ाई है, कई साल पढ़ाई है। मेरे नोट्स चलते हैं सीडीएल यूनिवर्सिटी के अंदर, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा है, उसके अंदर आज भी मेरे नोट्स चलते हैं। बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, 6-7 साल पहले मैंने बच्चों को पढ़ाया था, तो वो जो नोट्स बनाए थे और उन बच्चों को प्रोवाइड किए थे, वो आज भी चलते हैं। सोचो, बहुत सारे बच्चे जब ये देखते हैं कि हमारे पास ये है, और जब मुझसे कई बार अनजान बच्चे मिल जाते हैं, मुझसे पता लग जाता है उन्हें कहीं ना कहीं से, फोन नंबर मिल जाता है, तो वो कहते हैं सर ये आपने नोट्स लिखे थे। फिर वो घर भी आते हैं, कई बार मुझसे सलाह वगैरह लेके जाते हैं, बुक्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह मैंने बहुत बच्चों को प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। तो दैट इज वाई, चिंता मत करो, बहुत एक्सपीरियंस ले रखा है मैंने। आप ऐसा मत समझना कि हमारे टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, ठीक है। मुझे 14 ईयर का एक्सपीरियंस है अलग अलग क्लासेस को पढ़ाने का, जेई, नीट, एडवांस सारे लेवल पढ़ा रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा +1 2 बीएससी, एमएससी सारी क्लासेस टीच कर रखी हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। और एमएससी के अंदर भी वर्सेटाइल नेचर, जनरली मेरी एमएससी ऑर्गेनिक से है, लेकिन मैंने फिजिकल भी पढ़ा रखी है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ा रखी है, तीनों सब्जेक्ट। मेरे पास ट्यूशन आते थे बच्चे, तो तीनों सब्जेक्ट एमएससी को भी टीच कर रखे हैं, नॉट ओनली इन बीएससी, एमएससी को भी तीनों सब्जेक्ट टीच कर रखे हैं। तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, जहां तक जाना चाहो, जितना डीप जाना चाहो, वहां तक मैं आपको लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं जो एक चीज बता रहा था इसका कंसिक्वेंसेस, वो ये है कि आपने सबमरीन सुनी हुई है, सबमरीन वो बड़े बड़े जहाज होते हैं, है ना, हाँ सर। पानी वाले जहाज, उनके पीछे ना ये प्रोपेलर लगा होता है। ये प्रोपेलर क्या करता है, इतना तेजी से घूमता है कि पानी को वेपर फॉर्म आगे ले में, जाने का। हाँ, पानी को वेपर फॉर्म के अंदर, वेपर फॉर्म में पलट देता है, वेपर बना देता है पानी के। और वहां का प्रेशर भी, उसके घूमने की वजह से प्रेशर इतना कम हो जाता है कि 5 डिग्री पर ही पानी बॉईल होने लग जाता है, प्रोपेलर में 5 डिग्री पर। बिल्कुल राइट थिंग है ये, ठीक है। तो जो लोग प्रोपेलर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे आगे, या जो प्रोपेलर्स को ये देखते हैं, सबमरीन्स को, उनका नॉलेज लेते हैं, वो इंजीनियरिंग करते हैं, उनको ये चीज पढ़ाई जाती है, ठीक है। एक्चुअल में मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने पॉलिटेक्निकल किया था, ठीक है, पॉलिटेक्निकल। तो उनके पॉलिटेक्निकल में मेरा एक दोस्त था, मेरी क्लास में पढ़ता था, काफी वीक था वो। देखो, मेरे पास थी मेडिकल नॉन मेडिकल कंबाइंड, ठीक है, और वो पॉलिटेक्निकल कर रहा था, तो उसकी बहुत सारी री थी, 11 री थी उसकी 11 सब्जेक्टों में री लेके बैठा था। तो वो मेरे पास आया, कहता भाई तू ही मुझे बेड़ा पार करवा था। मैंने कहा यार मैंने तो पढ़ी नहीं। तो मैं उसको ना
वहां बैठा के मैंने 3-4 महीने उसको पढ़ाया है, 11 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं मैंने, उनमें से कुछ एक चीजें मेरे को फालतू की नॉलेज मिल गई, ठीक है। इसके अलावा मैंने नर्सिंग के अंदर, मेरी एक स्टूडेंट रही है नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ाए हैं हर तरह के, ठीक है। तो काफी सारी चीजें फालतू में पढ़ा दी, तो इसलिए कुछ कुछ एग्जाम्पल मुझे वहां से मिल गए हैं। ऐसा मत सोचना कि मेरे को कुछ अलग चीजें आती हैं, बस पढ़ते पढ़ते आई है बेटा, अपने आप आ गई, ठीक है। तो ये वहां आप लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 5 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी उबाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज द थिंग आई वाज सेइंग कि ये थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ बेटा। सर पहले हम सॉल्वेंट को लेते थे तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनता था, और सॉल्यूट को अगर मिक्स कर देंगे सॉल्यूशन में तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और एक तरीके से बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीजिंग पॉइंट के, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। हाँ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन क्यों, दैट इज द क्वेश्चन। उसके पीछे फिजिकल मीनिंग बताइए। यही है जो आपने सही बताया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्यों, दैट इज द क्वेश्चन। समझ रहे हो? जैसे मैंने यहां बताया कि बीच में साल्ट अटक जाता है तो इसलिए उसके वेपर को बनने नहीं देता, तो इसलिए क्या होता है, वेपर कम बनेंगे तो वेपर का प्रेशर कम बनेगा, प्रेशर कम बनेगा तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर बनाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर या एक्सटर्नल, जनरली इसे बोलिए एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बोलेंगे मतलब बाहर का जो भी प्रेशर है, ताकि एटमॉस्फेरिक बदल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट ही बदल जाएगा, यस है ना। तो एक्सटर्नल बोलिए, ना कि बॉइलिंग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मत बोलिए, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आ रहा है इसका फिजिकल मीनिंग। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल मीनिंग अगर पता लग जाए ना तो मजा आ जाता है। हीट और एंथैल्पी के अंदर डिफरेंस क्या है, +1 के अंदर मेरे से कौन कौन बच्चा पढ़ता था, किसी को याद है? हीट और एंथैल्पी का डिफरेंस बताया था प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल लेके, है कोई? साक्षी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और हमारे अंदर क्लास ली थी मैंने सर 11th में। क्लास ली थी वो, जिसका दोनों का डिफरेंस बताया था हीट और एंथैल्पी में। नहीं सर, स्टार्टिंग में ली थी। स्टार्टिंग में ली, आपने वो वाली क्लास नहीं ली है ना। हीट और एंथैल्पी के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था, वो फिजिकल मीनिंग समझ में आता तो मजा आ जाता कि अरे यार हीट ये है, एंथैल्पी ये है, क्लियर क्रिस्टल क्लियर ऐसे दिखता, दोनों में डिफरेंस दिखता। हाँ हाँ, सबको एक नजर आ रहा होता है, सबको एक नजर आता है हीट और एंथैल्पी, ठीक है। लेकिन जिसने उसको क्रिस्टल क्लियर समझा है, एब्जॉर्ब किया है, उसको सामने दिखता है नहीं एक नहीं दो है ये, उसको दो नजर आते हैं। सोचिए, है ना, नशा होने के बाद दो नजर आते हैं ना। तो साइंस का नशा हो जाएगा तो बहुत नजर आएंगे, बहुत कुछ अंदर घुस जाएंगे और बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो वैसा ही कुछ है। तो यहाँ मैं वही रीजन पूछना चाहता हूं, अगर किसी को भी, यू ऑल आर फ्री टू थिंक। मेरे एक और बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लखविंदर सर। 8th 9th क्लास में उन्होंने मुझे पढ़ाया था, 7th और 8th में साइंस, ठीक है। 9th में नहीं, 7th 8th में। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, यू आर फ्री टू थिंक। आप सोचने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, जो सोच सकते हैं, जो लॉजिक लगा सकते हैं, मुझे लॉजिक दीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको नहीं समझ में आया, मुझे नहीं आता होगा, मैं किसी और से पूछ के आऊंगा, और को नहीं होगा किसी और से पूछेंगे। देयर आर मेनी सोर्सेज। एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है कि मेरे पास बहुत से दोस्त हैं मेरे, जिनको केमिस्ट्री आती है, तो उनमें से कोई ना कोई तो मुझे बता ही देगा। मेरे सीनियर्स भी हैं, मेरे जूनियर्स भी हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। पीडब्ल्यू के अंदर भी पढ़ा रहे हैं, आकाश में भी मेरे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं वो लोग, तो उनसे भी सलाह ली जा सकती है। मुझे पूछने में कोई गुरेज नहीं है। तो आप लोग भी फ्री टू थिंक हो, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, लेकिन आपको वो आना चाहिए। मेरे उस सर ने मुझे ये बोला था, और मैं आप लोगों को वो बात बोल रहा हूँ, और उससे आपका दिमाग खुलेगा। साइंस के अंदर डीप के अंदर, आप साइंस के अंदर डेप्थ में जा सकते हैं। तो यहां पर वैसा ही है बेटा। तो चलिए, तो मैं वही सोचने के लिए बोल रहा हूं। अब जरा देखिए क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हमने पानी को जमा दिया, पानी जम गया, लेकिन पानी के अंदर नमक भी है। नमक है, समझ रहे हो? नॉन वोलेटाइल, हवा में उड़ता नहीं है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन किसी को आती है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सर? जब सॉलिड फेज और लिक्विड फेज सर जब लिक्विड और जो सॉलिड फेज है इक्विलिब्रियम में होते हैं आपस में, या वेपर प्रेशर उनका कुछ ऐसा होता है, लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाता है तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट हाँ बोलते हैं। सर, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर होता है ना। हाँ, तो वो है इसकी डेफिनेशन कि सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए तो वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर ये 0 डिग्री पर लिक्विड होता है पानी, होता है लिक्विड पानी, और सॉलिड भी होता है पानी, तो दोनों का वेपर प्रेशर आपको बराबर मिलेगा। हवा में उसके मोलिक्यूल उतने ही कम उड़ेंगे, वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में अंदर कुछ होता है, बाहर से कुछ नहीं है। ये बाहर सरफेस के ऊपर भी मोलिक्यूल बैठे हुए हैं, नो डाउट, ठीक है। ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फ्रीज्ड है यानी कि आइस, ये आइस है, और आइस के अंदर ये मान लीजिए नमक मैंने डाल रखा है, ठीक है।
तो नमक आई वाला इफेक्ट जो है, मतलब इसका करेक्शन टर्म है, वो अपना काम अलग से करेगी, लेकिन हम उसको नहीं ले रहे हैं, उसको एक बार नेग्लेक्ट कर दीजिए और सीधा सीधा समझिए क्या होता है। पानी के अंदर क्या होता है भाई, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को सर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ बेटा, सर आप इसके बाद कोई और टॉपिक भी कराइएगा। नहीं लास्ट टॉपिक है, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड व्हेन कूल्ड, लिक्विड सॉलिड में टर्न हो जाता है जब उसको ठंडा करते हैं, हाँ ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए पानी पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यस बेटा, ये सबको पता है। यस सर पता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन Yes, sir. बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से वो हो जाता है, टेट्राहेड्रल टाइप की कुछ शेप, टेट्राहेड्रल टाइप की कुछ शेप बना लेता है वाटर। ठीक है, टेट्राहेड्रल टाइप की कुछ शेप बनाता है वाटर, ये कुछ ऐसी होती है टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, इस तरह की सर कुछ एक टेट्राहेड्रल टाइप एक की, H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाँ कुछ वैसी सी जो है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है वाटर की। अब बात आती है इसके बीच में स्पेस रह जाता है, जिसकी वजह से आइस जो जब जमती है ना तो वो थोड़ा सा ऐसा कर्व दिखाती है। ठीक है, हाँ ऐसा सर। कर्व है ना, इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब आइस जमती है तो पानी के वाटर के मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो दूर हो जाते हैं, उनका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ऐसा है। जनरली सभी सॉलिड्स का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, जब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म में वो ज्यादा पास आ जाते हैं, लेकिन वाटर का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो दूर चला जाता है। बिहेव है नेचर, हाइड्रोजन बॉन्ड इसका रीजन है, दैट इज वाई। तो ये थोड़ा सा फूल जाता है, तो ये तो एक अलग रीजन हुआ, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने क्या फ्रीजिंग पॉइंट पे। चीनी और नमक डलने से क्या होता है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में आ गया महाराज नमक, नमक महाराज इनके बीच में आ गए। सर अब बताओ, अब कुछ समझ में आ रहा है किसी को कि ये फ्रीजिंग पॉइंट सर डिप्रेशन अब कैसे होता है? सर अब इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूट ऐड हो गया। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो गया नहीं, ये वेपर प्रेशर का रीजन मत दो, कुछ और रीजन आएगा। नॉन बोट सर एक तरह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनको होल्ड करके रखते हैं टुगेदर, और जब ये बीच में आ गया तो उनका हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फोर्स वीक हो गया, तो हमें यानी हीट और इससे लेनी सुनिए पड़ेगी। हाँ, तो देखिए एक सीधी सी बात है, ठीक है, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स हो आप लोग, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सीधा एक गर्ल्स को बोल देता हूँ कि आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक गोल दायरा बनाओ, बोल दिया गर्ल्स को। ठीक है, अब उन गर्ल्स के बीच में एक आ गया रेडिकल। ठीक है, रेडिकल समझिए शरारती बच्चा आ गया, वो शरारती बच्चा क्या कर रहा है कि आप लोगों के जो हैंड टू हैंड आप लोगों ने पकड़े हुए हैं उसको तोड़ रहा है। ठीक है, और उसके बीच में आके खड़ा हो गया। अब आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाह रहे हो, लेकिन वो बीच में खड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है, आप उसको इधर करोगे उधर करोगे, उधर जाएगा तो किसी दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, इधर जाएगा तो किसी दूसरी रो को डिस्टर्ब करेगा, उसने तो डिस्टर्ब करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उसकी सर उसे एनर्जी निकालना पड़ेगा। नहीं, या फिर मैं उसकी एनर्जी और कम कर दूं, जो रेडिकल है वो उसी के बीच में कहीं टिक जाए और वो गर्ल्स भी उसके साथ एडजस्ट कर लें और वो उसको भी पकड़ के बैठ जाएं। अब उसको पकड़ने के लिए, यानी वाटर में NaCl को पकड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर और लो करना पड़ेगा, जिससे उनकी एनर्जी थोड़ी और लो हो जाए, वाइब्रेशंस थोड़ी और कम हो जाए और उसकी एडजस्टमेंट भी अच्छे तरीके से हो जाए। इस एडजस्टमेंट की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है। समझ में आया, कुछ कुछ फिजिकल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यस सर। ठीक है, दैट इज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब ये रीजन जानने के बाद हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट अगर सोल्यूट से बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होगा, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या बोलते हैं उसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट्स इट। अब आप Yes, इस लाइन sir. को बोल सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक लाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट रीजन बिहाइंड दिस आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल बीच में अटक जाते हैं, जिससे उनके हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में और उसका क्रिस्टल बनने में, एक्चुअल में उसका क्रिस्टल बनने में तकलीफ आती है। वो क्रिस्टल सही तरीके से बन नहीं पाता, मॉलिक्यूल अभी भी मूवमेंट में होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी को जुड़ने नहीं दे रहा नमक, तो उनकी मोशन को बंद कर देना ही तो सॉलिड बनाना है ना। तो मोशन को बंद करने के लिए और ठंडा करना पड़ेगा ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी को और डाउन करना पड़ेगा। Yes, sir. दैट्स इट। पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ बस कुछ भी कह सकते हैं उसको, तो दैट्स इट। ठीक है, तो ये आ गया भाई, तो यहाँ फॉर्मूला वही है बेटा, कोई फर्क नहीं है, बस KF लगेगा। यानी इसको बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट सर भी बोलते हैं। स्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे। हाँ, Ionoscopic, yes, sir. मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्रायोस्कोपिक जब भी वर्ड आए इसका मतलब फ्रीजिंग होता है, किस चीज को बहुत ठंडा करना, मतलब क्रायोजेनिक। क्लियर है? यस तो सर। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या नाम है, 2-3 नाम है। ठीक है भाई, क्लियर है ये सबको?
यस सर। अब इसके अंदर भी केएफ वाले वही वाले फॉर्मूले सेम टू सेम जो ऊपर थे, फॉर्मूले सबके सेम है। अगर आप ध्यान दोगे तो देखो बेटा कुछ भी डिफरेंस नहीं है फॉर्मूले में। ये भी लेटेंट हीट है, वो टीएफ है, वो टीबी था, बस यही फर्क है। सर वहाँ एयर दोनों वेपराइजेशन था, यहाँ फ्यूजन है। फ्यूजन है बस, है ना, बाकी सब कुछ सेम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूले मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्लियर है यस भाई, सर। सबको आ गया? यस सर। यस सर। एनी डाउट सर बिहाइंड क्या दिस? डिनोट कर रहे हैं? क्या बेटा? कैपिटल एम क्या डिनोट कर रहा है फॉर्मूले में? मोलर मास। मोलर मास। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, एक सेकंड सर, नोट कर लेने दो। हाँ नोट कर सकते हैं। ये आपको वो भी मिल जाएंगी, क्या बोलते हैं इसको, पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ। मैं पीडीएफ के लिए ना अपना बिटली लिंक डाल रहा हूँ। आप लोगों का पता नहीं कौन सा ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ से आप वो ले सकते हैं, bit.ly/manjwt ऐसा यार। ठीक है, ये है बेटा bit.ly/manjwt मंजीत सर, ठीक है, इस नाम से आप इसको गूगल क्रोम में, सारे छोटे होने चाहिए डिजिट, गूगल क्रोम में डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्ट टाइप करते ही एक शीट खुलेगी, उस शीट के अंदर लेक्चर वाइज जो जो मैंने नोट्स डाल रखे हैं वो सब आप अवेलेबल करवा सकते हैं। जो यूट्यूब पर लेक्चर हैं वो भी आप अवेलेबल करवा सकते हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ बेटा बोलिए, एनी डाउट? सर आपने बताया नहीं है एंथैल्पी और हीट के बीच में डिफरेंस। बेटा वो मैंने एक्सप्लेन किया था ओके सर, प्लस थैंक यू वन में। सो चलो मैं मच। एक्सप्लेन करता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे को जरा एक बार मैं सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। सर जिन्हें डाउट नहीं है वो हाँ, जाएं। आप जिनको डाउट नहीं है यू कैन लीव बेटा। ओके, बाय बाय, गुड बाय। ठीक है, गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग।